तो ये मंथली आपको इसका भी शेड्यूल, मतलब जो आपके सेक्शन में जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं सिग्नलिंग के, मतलब वो फेलियर्स है, तो उसकी कॉज वाइज एनालिसिस रिपोर्ट भी आपको मंथली सबमिट करनी रहती है। तो ये आपका मेंटेनेंस से और इंस्पेक्शन से संबंधित हो गया। तो मोटा मोटा इसमें एक यही आता है, फुट प्लेट का पीरियडिसिटी है, जॉइंट पॉइंट एंड क्रॉसिंग है, टीआरडी के साथ इंस्पेक्शन का शेड्यूल है, ये इसमें आपका पूछा जाता है। और एक सिग्नल साइटिंग आता है, तो मैंने बताया था सिग्नल साइटिंग भी क्वार्टरली करते हैं, और इसमें 3 बंदे रहते हैं आपके, लोको इंस्पेक्टर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर और एक सिग्नल इंस्पेक्टर। ये मैंने बताया था आपको, एक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट देना रहता है, तो एसएससी इंचार्ज सबमिट करता है डिवीजन ऑफिस में, सेक्शन वालों से लेकर के। फुट प्लेट इंस्पेक्शन जो करते हैं उसकी भी रिपोर्ट सबमिट होगी। और अगर कोई ओवरऑलिंग ड्यू हुआ है या जो भी है, खैर खत्म हो गया आजकल तो, आपका ये पैनल टेस्टिंग हो गया, मतलब 5 साल इसकी पीरियडिसिटी होगी, जिसको अपन सिलेक्शन टेबल टेस्टिंग बोलते हैं या एसआईटी बोलते हैं, सिग्नल इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, एसआईटी या सिलेक्शन टेबल टेस्टिंग या पैनल टेस्टिंग। इसका जो पीरियडिसिटी अभी चेंज होके 5 साल हो गया, पहले 3 साल हुआ करता था पुराना, तो 5 ईयर्स हो गया इसका आपका। सर ईआई का भी? सबका ईआई पीआई सब कॉमन हो गया अभी, आप 5 साल में आपको करना है। एक ये लिस्ट दे रखी है बुक्स रेफरेंस, जो आपको जब भी कोई हायर ऑफिशियल जब सेक्शन में इंस्पेक्शन करते हैं तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए, तो ये 3.52 में दिया गया है पैरा में। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज, मतलब जनरल के जब भी कोई टॉप क्लास जब आते हैं तो कौन कौन से बुक्स आपके पास होनी चाहिए, तो ये इसमें दिया गया है। और एक ये दे रखा है 3.53 में, इंस्पेक्शन जब कराते हो तो यही है, लोकेशन डिटेल, ट्रैक सर्किट, बॉन्डिंग प्लान, ये एसआईपी, एसटी, सिलेक्शन टेबल, फिर आपका इंटरफेसिंग ईआई आ गया, तो ये सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए सारे। पॉइंट टेस्ट गेज है, अर्थ टेस्टर है, सारे मतलब ये दे रखा है। तो ये आपके इसमें आ गया, इसमें अपन ज्यादा नहीं लेते हैं, इसको आगे चलते हैं। पुराने एससीएम में अपनी हेल्पर की ड्यूटी नहीं दी गई थी, नए एससीएम में हेल्पर की भी ड्यूटी इन्होंने दे दी है। टेक्नीशियन की तो ड्यूटी है ही है, खैर वो मेंटेनेंस शेड्यूल में दिया गया। ये आपका सेक्शन 9, ये पुराने एससीएम में नहीं हुआ करता था, अभी ऐड हो गया है। तो हेल्पर को क्या काम करना है वो इसमें दिया रहेगा। फिर एससीएम में आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मा दे रखे हैं, जब आपको इंस्पेक्शन करना है तो किस फॉर्मेट में भर के देना होता है, तो इसमें ये अलग अलग परफॉर्मा बने हुए हैं। खैर ये कोई नहीं पूछता है, शेड्यूल पूछता है, तो आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक विजिबिलिटी में, आप ये कल मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि वो विजिबिलिटी की डिस्टेंस क्या रहती है, तो वो मैंने आपको 400 और 200 बताया था, याद रखो। डिस्टेंस के लिए 400 मीटर रहेगा, और दूसरे जितने भी सिग्नल है, चाहे इनर डिस्टेंट हो, चाहे आपके स्टार्टर हो, एडवांस या जो भी है, उन सब की 200 मीटर रहेगी। और एक आपका सिग्नल अगर कोई वर्किंग में नहीं है तो उसके ऊपर एक क्रॉस पट्टी रहेगी, 1 मीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर चौड़ी, व्हाइट कलर की पट्टी रहेगी। और अगर कलर लाइट सिग्नल है तो पट्टी तो रहेगी रहेगी, साथ के साथ वो ब्लैंक भी रहेगा, उसमें लाइट नहीं जलेगी अगर वो वर्किंग ऑर्डर में नहीं है। तो ये परफॉर्मा दे रखा है एक। एक्सीडेंट वाला मैं इसमें कवर नहीं करूंगा, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो ये आपको अलग से कोई एक्सीडेंट पढ़ाएंगे वो उसमें कवर कर लेंगे। अब इसमें आता है डिस्कनेक्शन कब देना है या नहीं देना है, ये भी कोई पूछता नहीं है, तो अपने को इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ये कॉम्पिटेंसी का जरूर पूछ लेते हैं, तो आपका 4 साल का रहता है टेक्नीशियन का। एक अभी आजकल ये पूछ लेते हैं कि हेल्पर के लिए इंडक्शन कोर्स का प्रोविजन है, तो उसको रिफ्रेशर कब करना है, तो हेल्पर वाला 5 साल रहेगा रिफ्रेशर, ये ध्यान रख लें आप थोड़ा सा। 5 साल में हेल्पर को भी आपको रिफ्रेशर करवाना है। और कॉम्पिटेंसी की वैलिडिटी 4 साल रहेगी इसकी, जो टेक्नीशियन को दी जाती है। ये बजट एस्टिमेट आपको अकाउंट वाले अलग से पढ़ा देंगे, इसको अपन यहाँ कवर नहीं करेंगे।
एक ये डीएमटीआर का फुल फॉर्म आता है, डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रजिस्टर। एक्चुअल में स्टोर वाले बता देंगे, मैं खाली यहाँ पे दो चीजें ले लेता हूँ एग्जेक्टिव टाइम अगर आता है तो। एक तो आपका इसमें जो भी एंट्री होगी वो पहले डीएमटीआर के थ्रू ही होगी, फर्स्ट है ना। और दूसरा इसका एक वीकली है, आपका जो इनिशियल करेंगे, जो मेंटेन करता है स्टोर, उसको इनिशियल करना है। इसका जो शेड्यूल है वो आपका वीकली है, वन से वीक। सॉरी। हाँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नलिंग अपन ने चैप्टर 7 कवर कर लिया है, तो इसमें आपको वापस इसमें देखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें वही है। यहाँ पे जीआर पेरा वही दे रखे हैं आपको। खाली इसमें ये दो चीज बता दूं कि ये जो नया एससीएम बना है वो मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल के लिए ही बना है। जैसे पहले पुराना अपन क्या है, सीमाफोर, टू एस्पेक्ट, बहुत सारी चीजें होती थी। तो अभी आपका जो कवर कर रहा है ये नया एससीएम, वो मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल व्यवस्था को ही कवर कर रहा है। तो इसके अंदर मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल व्यवस्था के लिए जो रूल है वही इसमें बताया गया है। जैसे ब्लॉक ओवरलैप है, सिग्नल ओवरलैप है, कितना रहेगा, तो वो मैंने आपको पिछली क्लास में कवर कर ही लिया था। विजिबिलिटी क्या रहेगी, फिर एस्पेक्ट कंट्रोल चार्ट में किस एस्पेक्ट का क्या मतलब है। तो डबल डिस्टेंट टेरिटरी और सिंगल डिस्टेंट टेरिटरी में आपको ये देखना है कि अगर आपकी गाड़ी जो सिग्नल दे रखा है, तो अगर इनर डिस्टेंट और मेन डिस्टेंट ग्रीन जल रहा है, मतलब इनर डिस्टेंट से डिसाइड होगा गाड़ी मेन लाइन से रन थ्रू जा रही है या नहीं जा रही। सिंपल सा ये ध्यान रखें। और ये दूरियां मैंने आपको बताई दी थी। आइसोलेशन के बारे में मैंने बता दिया था पिछली क्लास में कि अगर किसी रनिंग लाइन के ऊपर गाड़ी की स्पीड 50 kmph से ज्यादा है तो उसको आइसोलेट करना ही है। और अगर पैसेंजर लाइन और साइडिंग और गुड्स लाइन अगर यार्ड में है तो उस पैसेंजर लाइन को चाहे कुछ भी स्पीड हो, उसको साइडिंग से और गुड्स से आइसोलेट करना है। और गुड्स लाइन में भी अगर वहां पे साइडिंग है या गुड्स लाइन पे, सॉरी, गुड्स लाइन को ऊपर भी गाड़ी की स्पीड अगर 50 kmph से ज्यादा है तो उसको भी आइसोलेट करना है। और गुड्स लाइन और साइडिंग को डिजायरेबल दिया है कि मतलब आवश्यकता के अनुसार उसको इंटरलॉक किया जाएगा, आइसोलेशन प्रोवाइड किया जाएगा, सॉरी। तो ये इसके बारे में दिया गया है यहाँ पे। ये स्टैंड ऑफ इंटरलॉकिंग टेबल में आपको पिछली क्लास में डिस्कस कर ही चुका हूँ। फिर आपकी ड्राइंग आती है। और ड्राइंग एक्चुअल में देखो अपने यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले बनता है ईएसपी, जिसको अपन बोलते हैं इंजीनियरिंग स्केल प्लान। कोई भी अगर नया स्टेशन अल्ट्रेशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, अगर वहाँ पे यार्ड में चेंज आ रहा है, लाइन चेंज हो रही है या कोई शिफ्टिंग हो रहा है, तो उस समय सबसे पहले ईएसपी बनती है। और इस ईएसपी को अप्रूव करता है सी, पीसी या सी बोलेंगे अपन, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। और जब ये ईएसपी एक बार अप्रूव हो जाती है उसके बाद बनती है आपकी एसआईपी। और एसआईपी जब बनती है तो अपन तीन चीजें डिसाइड करते हैं। एक तो वो किस कैटेगरी का स्टेशन है, क्लास ए है, क्लास बी है, ब्लॉक खंड का है। फिर दूसरा उसमें ये देखते हैं कि अपन वहां पे किस तरह की सिग्नलिंग व्यवस्था काम में लेंगे। मतलब एसआईपी से ये पता चलता है कि किस तरह की सिग्नलिंग व्यवस्था है, टू एस्पेक्ट, मल्टी एस्पेक्ट। आज की डेट में सारा मल्टी एस्पेक्ट ही है। और साथ के साथ उसमें ये इंफॉर्मेशन पता चलती है कि वहां पे एस्पेक्ट किस तरह से कंट्रोल्ड होंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन अपन एसआईपी में मेंशन करते हैं। और तीसरा वो किस कैटेगरी का स्टैंडर्ड है, मतलब स्टैंड ऑफ इंटरलॉकिंग क्या रहेगी वहां पे। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन अपन को एसआईपी के थ्रू पता चलती है। तो ईएसपी पहले बनती है, उसके बाद अपन एसआईपी बनाते हैं। तो एसआईपी बनाने से पहले ईएसपी अपने पास आती है, तो अपन को कुछ चीजों को ध्यान में रखना रहता है ईएसपी के बारे में। तो एक उसकी पूरी टेबल है जिसके अंदर अपन ये देखते हैं कि भाई ईएसपी में क्या ध्यान रखना है। तो मोटे मोटे मैं दो चार आइटम बता देता हूँ। एक तो उसमें ये ध्यान रखना है आपका कोई पॉइंट जो है वो किसी, क्या बोलते हैं उसको, 1:8.5 का एक जो पॉइंट है वो पैसेंजर लाइन के उस पर नहीं आना चाहिए, अवॉइड करना। मतलब आता है तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। एक आपका सिग्नल ओवरलैप में कोई गेट नहीं आना चाहिए, उसको अवॉइड करना है। दूसरा, कोई पॉइंट है अगर कोई नीचे नाला या कुछ जा रहा है आपका, जैसे आरयूबी है, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए कोई पॉइंट है। और दूसरा ग्रेडियंट, इंपॉर्टेंट आइटम जो है वो ग्रेडियंट है।
वो पॉइंट जो आप डाल रहे हो उसके एससीजे से, मतलब पॉइंट जोन जो बोलते हैं अपन, यानी आपका जो हील जॉइंट से लेकर के एससीजे और उसके आगे 30 मीटर, मतलब एससीजे से पकड़ोगे तो 30 मीटर आगे पीछे दोनों तरफ ग्रेडियंट में चेंज नहीं होना चाहिए। जनरली अपन ये क्या ध्यान देते नहीं, काफी बार सेक्शन में जाते हैं तो ये डेफिशिएंसी मिलती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट जोन के 30 मीटर तक, और आउटर मोस्ट पॉइंट है तो उसके 50 या 45 मीटर लिखा हुआ है तो 50 मीटर तक, और उसके बाद आपका 2.5 किलोमीटर तक, यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से बाहर तक जाओगे तो वहां पे ग्रेडियंट लिखा होना चाहिए। नॉर्मली ग्रेडियंट 1:1200 का रहता है, लेकिन 1:400 तक पे अपन अ, बना सकते हैं उसको, उसके लिए किसी की अलग से डिस्पेंसेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ग्रेडियंट 1:400 से नीचे और 1:260 तक जाता है तो उसमें सीआरएस का अप्रूवल लगता है, और अगर उससे नीचे है तो सीआरएस के अनुशंसा पर रिले बोर्ड का उसमें वो लगता है अप्रूवल। उसके बाद ही उसको अपन कमीशन कर सकते हैं। तो आपकी यहाँ ड्राइंग में मैंने आपको बताया था, इंजीनियरिंग स्केल प्लान में सबसे मोटा आइटम रहता है नॉर्थ पोल कहाँ पर है, फिर आपका अर्जोनिक स्टेशन कितनी दूरी पे रहेगा, फिर जंक्शन कितनी दूरी पे रहेगा, अगर उस पे कोई फुट ओवर ब्रिज आ रहा है, पॉइंट कहाँ आ रहे हैं उनकी, चेन्नई स्टेशन बिल्डिंग कहाँ है, वो सारी उसमें मेंशन रहती है। एक लाइन दूसरी लाइन के बीच में कितना स्पेस रहेगा, फिर आपका सीएसआर कितना है, क्लियर स्टैंडिंग जो बोलते हैं अपन रूम, जो फॉलिंग मार्क से फॉलिंग मार्क ईएसपी के अंदर मेंशन होता है, वो कितना वहां पे दिया गया है, तो वो उसमें मेंशन रहेगा आपका। और प्लस आपका फुट ओवर ब्रिज आ रहा है या कोई भी एम्यूनिटीज आ रही है, वो सारी वहाँ पे स्टैंडर्ड बाउंड्री जो है रेलवे की, वो सारी उसमें मेंशन रहती है। ठीक है, तो उसके बाद आपका एसआईपी बनता है, और एसआईपी में अभी आपको मैंने तीन चीजें बताई थी मोटा मोटा जो रहता है वो, एक तो इंटर सिग्नल डिस्टेंस है, आस्पेक्ट कंट्रोल किस तरह से होगा, किस तरह के सिग्नल लगे हैं, और फिर उनकी दूरियां हैं, कौन सा सिग्नल कितनी दूरी पे लगा आउटर मोस्ट, जैसे एडवांस स्टार्टर मैंने पिछली क्लास पढ़ाते समय बताया था, आउटर मोस्ट पॉइंट या संट सिग्नल से 120 मीटर यानी सिग्नल ओवरलैप जो बोलते हैं उतनी दूरी पे लगाएंगे, मिनिमम है, मैक्सिमम हो सकता है, जो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग ने वहां पे कितनी डिमांड करी है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें एसआईपी में मेंशन होती है, और इसको अपन बोलते हैं सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान। जब ये एक बार अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपकी सिलेक्शन टेबल बनती है, जिसको एसआईटी भी बोलते हैं, सिग्नल इंटरलॉकिंग टेबल या कंट्रोल टेबल भी बोलते हैं उसको। और सिलेक्शन टेबल बनने के बाद आपका सर्किट डायग्राम बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेबल दे रखी है आपको स्टैंडर्ड साइज की, कि लॉकिंग टेबल की क्या रहेगी। तो बाउंड्री तो सबकी, बॉर्डर तो 10 mm है, उसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा आप खाली ये ध्यान रख लो, एक तो आपका कंट्रोल टेबल, फिर एक आपका ट्रैक बॉन्डिंग प्लान, और एक आपका एसआईपी। जनरली यही चीजें रहती है। एक केबल कोड चार्ट आप देख लो, ये सारे A3 वाले पेपर पे रहते हैं, कोई इसमें ज्यादा चेंज है नहीं। तो ये दे रखा है इसमें आपको। तो एक तो स्टैंडर्ड ये हो गया, और दूसरा इसमें किस तरह का वो रहता है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता नहीं, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक कलर कोडिंग जरूर पूछ सकते हैं, तो इसमें आपको दे रखा है यहाँ पे। हाँ, एक आपकी ये टेबल काम की है। इसमें ये पूछा जा सकता है कि हेडक्वार्टर लेवल की ड्राइंग कौन सी है, तो इसमें आपकी तीन ही चीज आती है, एक तो एसआईपी आता है, एक आपका टेबल ऑफ कंट्रोल या सिलेक्शन टेबल जिसको बोलते हैं, और एक सर्किट डायग्राम। ये आपकी हेडक्वार्टर लेवल की ड्राइंग है। और यहाँ पे अप्रूवल लेवल पूछा जाता है तो डिप्टी सीएसटी एंड अबव रहता है। और पहले एक्चुअल में ये पीसीएसटी लेवल पे होता था, और या सीएसटी एंड अबव बोलते थे या पीसीएसटी बोलते थे। अभी इन्होंने इसको डिप्टी सीएसटी एंड अबव पावर दे दी है, वो कर सकते हैं। और डिवीजन लेवल की जो ड्राइंग है उसमें आपका ये केबल कोर प्लान, केबल रूट प्लान, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका इंटरफेसिंग डायग्राम ऑफ ईआई है, ट्रैक सर्किट बॉन्डिंग है, लोकेशन टर्मिनेशन डिटेल है, जितने भी है ना आपके पेरीमीटर अर्थ है किस तरह का रहेगा, ये सारी डिवीजन की ड्राइंग कहलाती है। और इनके लिए जो अप्रूवल की अथॉरिटी वो डीएसटी एंड अबव दी गई है, डीएसटी एंड अबव। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। और ये सारे पावर चेंज करने का जो अधिकार है वो सिर्फ पीसीएसटी महोदय के पास है। ये आप थोड़ा सा देख लें कि ये ड्राइंग को अगर चेंज करना है, कौन सी डिवीजन की रहेगी, कौन सी हेडक्वार्टर की है, या अप्रूवलिंग अथॉरिटी क्या रहेगी मिनिमम, वो सारे पावर जो है वो पीसीएसटी सर के पास है, वो इसको चेंज कर सकते हैं।
तो ड्राइंग में इतना ही रहेगा, ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। आपको जो मैंने 2 टेबल बताई थी, एक तो बोर्ड आपको एक स्टैंडर्ड ड्राइंग का जो साइज है, ऑब्जेक्टिव टाइप में वो पूछा जा सकता है, क्या रहता है? और दूसरा मैंने बताया था पावर, इंपॉर्टेंट तो वही है। और पावर चेंज करने का जो है वो पीसीएसटी सर के पास है। मतलब हेडक्वार्टर लेवल की ड्राइंग क्या रहेगी, डिवीजन लेवल की क्या है, आपस में इनको चेंज करने का जो पावर है, ये कौन सी ड्राइंग हेडक्वार्टर देखेगा, कौन सी डिवीजन देखेगा, ये डिसाइड करने का पावर वो पीसीएसटी महोदय के पास है। ये आपकी एक चेकलिस्ट दे रखी है। एग्जाम में इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर बनते रहते हैं। तो एक आपका, ये भी मैं बता रहा था, एक तो आपका ये किलोमीटर चेनेज होना चाहिए, नॉर्थ पोल उसमें होना चाहिए। फिर आपका ये 2.5 किलोमीटर तक ग्रेडियंट शो होना चाहिए आउटर फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से बाहर। फिर आपका बाहरी जो पॉइंट है उसके 50 मीटर तक ग्रेडियंट मेंशन होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। और फिर मैंने आपको बताया था कि अप टू 1:400 तक किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर है 1:4 से 1:260 तो सीआरएस का डिस्पेंसेशन लगता है। और उसके अंदर है तो रेलवे बोर्ड है, ये आपको बताया ही था। पॉइंट जोन के अंदर आपका 30 मीटर के अंदर कोई ग्रेडियंट चेंज नहीं होना चाहिए। 1 मिनट, एक फोन आ रहा, मैं अटेंड करके कंटिन्यूस करता हूँ। हाँ, हेलो। हाँ, नमस्ते भैया, बोलो। हाँ, गेट की डिटेल दे दो, कोई दिक्कत नहीं, मांग रहे उसमें। ठीक। स्टेशन बिल्डिंग की तरफ से अपन लाइन नंबर 1 मेंशन करेंगे, 1 2 3 4 जो रहेगा। ये तो खैर इतना नहीं, मैन तो वही है। फिर आपका ये सीएसआर का आता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इंजीनियरिंग स्केल प्लान में जो होती है वो फॉलिंग मार्क से फॉलिंग मार्क रहता है। तो ये आपका मिनिमम 720 मीटर है नए के लिए, पुराना 686 होता था, वो खत्म हो गया, अभी आपको नया याद रखना है। फिर आपका एक गेटों का क्लासिफिकेशन है जो इसमें मेंशन रहता है, वो आपको गेट वाले पढ़ाएंगे, उसमें आ ही जाएगा। एक्चुअल में जिसका टीवीयू 50,000 से ज्यादा है वो स्पेशल कैटेगरी में आता है, 30,000 से 50 के बीच में वो ए में है। और फिर आपका 20 से 30 के अंदर जो आ रहा है तो वो बी में रहेगा। इसमें भी दो कैटेगरी है, 20 से 25 है वो बी 2 है, और 25 से 30 वो बी 1 है। और फिर अप टू 20 है वो आपका सी क्लास उसमें आता है। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया ही था। अब ये इसमें एक देखो, एक नई लाइन ऐड करी कि नया जो भी इंस्टॉलेशन होंगे पैसेंजर लाइन के लिए, जो टर्न आउट रहेंगे वो 1:12 और 1:16 के रहेंगे, मतलब 1:8, 8.5 का परमिट नहीं किया गया है। और आपका जो ट्रैक सेंटर की डिस्टेंस है मिनिमम, जो आपकी एसओडी में नहीं दी गई, वो 5.3 दी गई है, ट्रैक सेंटर टू ट्रैक सेंटर। ये नया वाला आपको ये ध्यान रखना है। और अगर सर टर्न आउट नमस्ते। आमने सामने आ रहे हैं क्रॉसिंग में, जैसे एक टर्न आउट आपका इस तरफ आ रहा है फेसिंग डायरेक्शन में, और एक दूसरा उधर जा रहा है, तो इनके बीच में अगर मैकेनिकल, तो आज की चीज में खत्म हो गया। तो पहले 13 मीटर एक लॉक बार की लंबाई रहती थी, वो रखते थे। अभी आजकल ग्लूट जॉइंट आ गया, तो वो आपका 7 मीटर मिनिमम डिस्टेंस रहना चाहिए इनके बीच में, फेसिंग एसईजे टू एसईजे आपका जो है। फिर अगर लाइन 50 km से ज्यादा है तो उसको आइसोलेट करना ही है, ये तो आपका स्टैंडर्ड आइसोलेशन की जो प्रैक्टिस है। फिर आपका पॉइंट है वो एलसी गेट से उसकी जो दूरी है ये भी दे रखा है, और वो गेट की दूरी जो है वो रोड के किनारे से लेंगे, ये 25 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये ध्यान देना अपन को। तो ये एक्चुअल में पॉइंट्स दे रखे हैं, आप थोड़ा सा देख लो। और ये कलर दे रखा है जो भी मैं बता रहा था। फ्यूचर प्रपोज है तो इमराल्ड ग्रीन रहेगा। फिर आपका फेज 1 है तो रेड है, फेज 2 है तो ग्रीन है, सैनिटरी वर्क है तो ब्लू है। इस तरह के कलर, स्टैंडर्ड कलर कोडिंग काम में ली जाती है स्टैंडर्ड। तो ये आपको इसमें देख लो, इसमें खाली जनरल दे रखा है। तो ये आपका ईएसपी के अंदर हो जाएगा। तो ये आपका ड्राइंग से रिलेटेड चैप्टर था। फिर कमीशनिंग वाले चैप्टर में एक्चुअल में 9 नंबर आपका जो मैंने बताया था, ये एक्चुअल में पूरा सिग्नलिंग का इंस्टॉलेशन किस तरह से रहेगा, कैसे किया जाएगा।
तो उसके बारे में दिया गया है, सीआरएस सैंक्शन लेना है, डिप्टी सीएसटी या सीएसटी कंस्ट्रक्शन या ओपन लाइन जो भी काम कर रहा है, किनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो इसमें दी गई है। वर्क कराने वाले जेई एसएससी का क्या है, तो ये आपको ओपन लाइन वर्क जो चैप्टर पढ़ाना आएंगे वो इसमें कवर कर लेंगे। खाली इसमें मैं एक ये चीज बता देता हूँ, सीआरएस सैंक्शन जो है वो 12 महीने है, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। और आपका पीसीएसटी सेक्शन 6 मंथ का होता है। एक आपका ग्रीन नोटिस आता है जिसको अपन टीडब्ल्यू भी बोलते हैं, जो सीनियर डीओम ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा इश्यू किया जाता है। ये एक्चुअल में 3 महीने वैलिडिटी रहती है इसकी मैक्सिमम, 90 दिन बोलते हैं। तो इन्होंने ये डिफरेंट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए गए हैं, इसमें अपने को इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली आपको जो मैंने बताया था वैलिडिटी जो है वो मैक्सिमम है, मिनिमम कितनी मैंने बताया था कम कर सकते हैं, वो जो सर्टिफिकेट इशू करता है वो उसको डिसाइड करेगा। तो ये आपका इंस्टॉलेशन से संबंधित हो गया। कॉन्ट्रैक्ट वर्क आपके वर्क वाले पढ़ाएंगे, उसमें कवर कर लेंगे। अब ये डेटा लॉगर का आता है, तो डेटा लॉगर का जो मेन पर्पज है वो आपका ये रहता है कि एक्चुअल में डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए बनाया गया। एक्चुअल में आपके जो पीआई जब आया था, तो मैकेनिकल से जब अपन इलेक्ट्रिकल में गए थे, नंबर ऑफ रिलेज ज्यादा थी, तो आपके मैकेनिकल कॉन्टैक्ट होने की वजह से जो इंटरमीडिएट टाइप के फेलियर आ रहे थे या ऑटो टाइप के फेलियर आ रहे थे, उसको डायग्नोस अपन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपका जो रिले इंटरलॉकिंग या इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग था वो रिले रूम में बंद हो चुका था। तो अब वहां पर 2 ताले लगे थे, अब उस दौरान कौन सा कॉन्टेक्ट हाइड्रेशन गया था या क्यों वो फेलियर आया था, तो वो अपन ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। तो सिस्टम को लाइव मॉनिटर करने के लिए अपन एक इक्विपमेंट लगाते हैं जिसको अपन डेटा लॉगर बोलते हैं। ये क्या करता है, डेटा को लॉक करके रखता है। इस इक्विपमेंट में अपन एनालॉग और डिजिटल दोनों डेटा को मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल डेटा की जब बात करेंगे, तो ये पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट को यूज करते हुए डेटा को मॉनिटर करता है। वो पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट आपका फ्रंट या बैक कोई भी हो सकता है, उसके लिए ऐसा नहीं है, लिखा जाएगा पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट। लेकिन रिले बोर्ड ने यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए मेटल टू कार्बन के लिए C1 C2 और मेटल टू मेटल में 71 72 को नॉमिनेट किया है फॉर डेटा लॉगर कॉन्टैक्ट के लिए। और एनालॉग के अंदर अपन पावर सप्लाई को मॉनिटर करते हैं जिसमें वोल्टेज या करंट रहता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में सिस्टम को लाइव मॉनिटर करता है, और कुछ भी अगर ट्रबल या कुछ आता है तो उसका एक एक्सेप्शनल रिपोर्ट जनरेट करके आपको देता है। तो एक्चुअल में एनालॉग के लिए जो एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होती है वो 1 सेकंड का इसका रहता है। मतलब उसमें ये रहता है कि हर 1 सेकंड के अंदर ये पिछले लास्ट जो रिकॉर्डेड वैल्यू है उसमें अगर 5% का वेरिएशन आ रहा है तो उसका वो मैसेज जनरेट करता है। और डिजिटल डेटा के लिए लास्ट जो पोजीशन थी अगर वो चेंज आ रही है तो उसको अपडेट करेगा, अगर सेम बना रहता है तो चेंज नहीं करता है। तो आपका ये डिजिटल डेटा है। अब डेटा लॉगर के अंदर अपन एक और लगाते हैं जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉल कन्वर्टर कार्ड। ये प्रोटोकॉल कन्वर्टर कार्ड एक्चुअल में इंटरफेसिंग का काम करता है। आपके ईआई के डेटा को जब आप डेटा लॉगर में मॉनिटर करना चाहते हो तो उसके लिए एक इंटरफेसिंग कार्ड लगाते हैं जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉल कन्वर्टर कार्ड। अब यहाँ पर देखो मोटा मोटा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, डेटा लॉगर में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, तो वो आती है 4096 डिजिटल डेटा की। यानी ये अधिकतम 4096 डिजिटल डेटा को मॉनिटर कर सकता है, और मिनिमम जो रहेगा वो 512 रहेगा। अब यहाँ पे भी एक्चुअल में इसमें एक डिजिटल इनपुट कार्ड आता है। एक इनपुट कार्ड 64 डिजिटल डेटा को मॉनिटर कर सकता है। ये डिजिटल डेटा मतलब एक रिले होगी, एक पोजीशन। ठीक है, तो इसमें टोटल 8 कार्ड लगते हैं, तो ये 512 हो जाते हैं। और इस पूरी असेंबली को एक डीएसयू बोलते हैं। 8 कार्ड मिलकर एक डीएसयू बनता है जिसको डिजिटल स्कैनिंग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4096 हो जाएगा। और डिजिटल डेटा का जो स्कैनिंग टाइम है वो 16 मिली सेकेंड है, और ये आपके 24 वोल्ट सप्लाई पे काम करता है। और एनालॉग डेटा के लिए क्या करता है कि अगर एसी सप्लाई है तो उसको पहले एक डीसी डीसी एक्चुअल में एक कन्वर्टर आता है जिससे वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और डीसी के लिए डायरेक्ट है, तो उसमें आपका डेटा लॉगर के अंदर सिस्टम बना हुआ है
वो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके इसके डेटा को रीड करता है। और इसका जो स्कैनिंग टाइम है वो लेस देन 1 सेकेंड है, आपको खाली ये ध्यान रखना, लेस देन 1 सेकेंड। और लास्ट रिकॉर्डेड वैल्यू में अगर 5% का वेरिएशन आ रहा है तो उसको वो एक्सेप्शन रिपोर्ट में जनरेट करके आपको बताएगा। तो ये डेटा लॉगर के लिए चीजें हो गई, मोटी मोटी जो चीजें आती है आपके काम की। और एक इसमें आपका प्रोटोकॉल कन्वर्टर बता दिया। प्रोटोकॉल कन्वर्टर कार्ड की भी जो कैपेसिटी रहती है डेटा मॉनिटर करने की, वो आपकी 4096 है मैक्सिमम। अब इसमें किस तरह के एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होते हैं, तो मेंटेनर स्टाफ के लिए होता है कि भाई उसके जैसे कोई चार्जर डिफेक्टिव हो गया है, या पॉइंट का लूज पैकिंग है, या कोई सिग्नल रिले चैटरिंग कर रही है, तो इस तरह के इसमें, तो इसमें कैटेगरी बना रखी है। मेंटेनेंस स्टाफ के लिए अलग है, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग है, पीवे के लिए अलग है, ट्रैफिक का है तो अलग है। तो इस तरह से इसमें कैटेगरी बनी हुई है। तो उसकी ये एक्सेप्शन रिपोर्ट ये आपको जनरेट करके बताता है। एक अभी नया सिस्टम डेवलप हो रहा है जिसको अपन बोलते हैं RDPMS, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, रिमोट डायग्नोस्टिक एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम। एक्चुअली आपका डेटा लॉगर प्रिडिक्टिव सिस्टम ही है। तो इसमें रिमोट डायग्नोस्टिक में ये है कि आपकी लोकेशन बॉक्स, या जो अभी तक क्या है कि अपन रिले रूम में रिले की पोजीशन ले रहे हैं, या एनालॉग सप्लाई जो आईपीएस लेवल पे वही मॉनिटर कर पा रहे हैं, साइट पे क्या हो रहा है वो पता नहीं चल पा रहा है, वहां पे कितना करंट वोल्टेज पहुंचा है। तो उसके लिए एक अलग से इक्विपमेंट लग रहा है साइट लोकेशन लेवल पे, जिसमें आपकी ये जो एलईडी जल रही है तो उसका कितना करंट वहां पे पहुंच रहा है, लोकेशन में चार्जर की क्या कंडीशन है, पॉइंट ऑपरेट हुआ तो उसका वोल्टेज करंट कितना आ रहा है। तो उसके लिए अलग से एक सेंसर बेस्ड डिवाइस लगा रहे हैं, अगर मोटर में वाइब्रेशन है कि नहीं है वो सब सबको वो डिटेक्ट करेगा। तो उसके लिए जो सिस्टम डिजाइन किया गया है उसको बोलते हैं रिमोट डायग्नोस्टिक एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम, RDPMS के नाम से इसको जानते हैं। मेन पर्पज यही है अपना एमटीटीआर को डाउन करना। एमटीटीआर का फुल फॉर्म है मीन टाइम टू रिस्टोर, इसको मिनिमम अपन करना चाह रहे हैं। तो ये एक्चुअल में आईओटी बेस्ड सिस्टम है जिसको अपन इंटरनेट बेस्ड डिवाइस बोलते हैं, आईओटी डिवाइस। तो ये एक्चुअल में एम्बेडेड बेस्ड सिस्टम होता है। तो ये अभी अंडर वर्क प्रोग्रेस है। तो खाली इसमें यही पूछा जाएगा क्या रहता है, तो खाली ये बता दो, रिमोट डायग्नोस्टिक मेंटेनेंस प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस टूल है आपका ये। तो फुल फॉर्म रहता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। फर्क क्या है डेटा लॉगर और उसमें, खाली ये कि इसमें फील्ड लेवल पे भी डेटा आप मॉनिटर कर सकते हो, इसमें ये एडवांटेज है। अभी तक जो था वो रिले रूम में जो लगे हैं वो है। फिर यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी बना रखी है, ये कोई पूछेगा नहीं आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है, इसका अपने इसमें क्वेश्चन नहीं आता है। एक्सेप्शन रिपोर्ट किस तरह की होती है तो वो देख सकते हो आप खाली। तो इसमें मैंने अभी आपको मोटा मोटा एग्जांपल दिया था, पॉइंट की लूज पैकिंग होना, फिर आपका अंडर व्हील फ्लेसिंग आना, रिले चैटरिंग करना, फ्यूज ब्लॉन ऑफ होना, चार्जर डिफेक्टिव होना, बैटरी लो वोल्टेज ओवर वोल्टेज, इस तरह के इसमें आपके मैसेज जनरेट होते हैं। रॉन्ग ऑपरेशन है ऑपरेटिंग का, या लोको पायलट की ओवर स्पीडिंग है, गाड़ी को जो स्पीड दे रही है उससे ज्यादा स्पीड में जा रहा है, तो वो सारी चीजें मॉनिटर करता है। अब मैकेनिकल, ये 12 नंबर चैप्टर मैकेनिकल का है, मैकेनिकल खत्म हो गया तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट के बारे में आता है, तो अपने मैंने बताया था दो तरह के पॉइंट है अपना। चेक करते हो तो क्या क्या मोटी मोटी चीजें रहती है इसमें। तो एक आपका कहलाता है IRS पॉइंट, जो पुराना पॉइंट होता था, जिसकी ओपनिंग आती थी 115 mm, और टॉलरेंस रेंज थी इसकी ±3। पहले नहीं था, अभी ऐसे में दे दिया है। और अभी आपका एक नया पॉइंट लग रहा है जो हाई स्पीड के लिए, या स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग फोर्थ जो है, या अपन जब बात करते हैं 130 kmph एंड अबोव की स्पीड में जब जा रहे हैं, तो वहां पे पॉइंट आपका TWS टाइप लगना चाहिए। तो इसको थिक वेव स्विच बोलते हैं। तो इसकी जो ओपनिंग आती है वो 160 mm रहती है, और इसका भी जो प्लस माइनस है वो 3 mm रहता है। तो इसमें आपके देखो दो चीजें कॉमन है दोनों में, इनकी जो, ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पॉइंट रहता है, तो पॉइंट मशीन जो लगती है इलेक्ट्रिकली मशीन,
वो 3 नंबर 4 नंबर स्लीपर पे लगती है। एक आप थोड़ा सा ये ध्यान रख लें, पूछा जा सकता है। फिर TWS में क्या होता है कि स्ट्रेचर बार नहीं रहती बाकी की, तो उसमें एक SSD डिवाइस लगता है, वो आपका 13 और 14 नंबर स्लीपर के बीच में लगता है। 13 और 14 नंबर ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे ये है कि भाई SSD को कौन मेंटेन करेगा, वो इंजीनियरिंग वाला करता है, अपन नहीं करते हैं। ओपनिंग आ गई। फिर उसके बाद टेस्टिंग के लिए टो यानी टंग रेल का जो मुंह होता है उससे 150 mm की दूरी के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन पीस रखा जाता है, और वो ऑब्स्ट्रक्शन पीस जब 5 mm का है उस समय आपका लॉकिंग और डिटेक्शन नहीं बनना चाहिए, और 1.6 mm का अगर आप टेस्ट कर रहे हो उस समय आपका लॉकिंग और डिटेक्शन दोनों आना चाहिए। तो ये दो टेस्ट उसमें करते हैं, 1.6 और 5 mm का। और मैंने आपको बताया था मशीन दोनों में आपकी जो लगेगी वो 3 नंबर 4 नंबर स्लीपर पे लगेगी। एक इसमें 3 नंबर जहाँ पे टंग रेल का मुंह जो होता है वो मूव करता है, उसको अपन गेज टाइप प्लेट बोलते हैं। एक्चुअल में गेज टाइप प्लेट का जो मेन पर्पज है वो गेज को इंश्योर करना है। आपका जो गेज है ब्रॉड गेज में 1676 दिया गया जो है, यानी जीरो आइडियल कंडीशन में होना चाहिए। ये गेज जो होता है ये एक्चुअल में फेस टू फेस होता है, इंटरनल जो फेस आता है। अब इसके अंदर भी टोलरेंस रेंज दी है पीवे मैनुअल के अंदर, तो ये ±6 बोलते हैं एक्चुअल में। इतना हो सकता है इंजीनियरिंग के मैनुअल के अकॉर्डिंग। बाकी कार्यों में वो थोड़ा अलग होता है वहां पे, तो अपने इसमें नहीं पूछेंगे। अपने को खाली ये ध्यान रखना है कहाँ पर आता है और चेक कहाँ करते हैं। तो एक अपन चेक करते हैं वो टो से 150 mm पहले करते हैं, फिर टो पे करते हैं और उसके बाद 150 mm। और TWS में जाओगे तो 3 6 9 12 और 15 नंबर स्लीपर पे भी अपन गेज चेक करते हैं। तो एक ये रह जाएगा आपका। एक ये आता है कि इसमें लुब्रिकेशन पॉइंट का ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। तो आपके जो 3 स्लीपर हैं टो से अपन जब काउंट करेंगे, मस पॉइंट का टो यानी टंग रेल जहां से स्टार्ट होती है, एक्चुअल में स्विच कहलाता है, 2 स्विच होते हैं। तो ये एक आपका स्विच हो गया, दूसरा स्विच आपका ये हो गया। तो जब आप फेसिंग डायरेक्शन में खड़े हो उस समय आपका ये लेफ्ट स्विच कहलाएगा, ये राइट स्विच कहलाएगा। तो जो मेन रेल से कनेक्ट है उसको स्टोक रेल बोलते हैं, और जो मूवेबल होता है उसको अपन टंग रेल बोलते हैं। तो टंग रेल जहां पे मूव कर रही है ये आपका स्लीपर नंबर 1 कहलाता है सिग्नलिंग के अंदर। बाकी अपन जब उसकी बात करेंगे पीवी मैनुअल में 3 नंबर हो जाता है। तो 3 स्लीपर जो है आपके वो एसएनटी मेंटेन करता है, बाकी के जो स्लीपर का लुब्रिकेशन है वो इंजीनियरिंग के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और एक पेडी के नीचे का जो गेप दे रखा है, पहले एक्चुअल में 1.5 से लेके इसको 5 कर दिया है इसको परमिटेड। तो ये आपका इसमें रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको जो चीजें पॉइंट के बारे में आती है वो मैंने बताने की कोशिश की है। SSD 13 14 पे लगेगी। आ, फिर उसका ओपनिंग जो है 160 रहता है। एक ये थ्रो पूछ सकते हैं, तो IRS पॉइंट का जो मशीन का थ्रो आता है 143 mm आता है, और TWS का जो थ्रो आता है वो 220 आता है। 220 mm का इसमें थ्रो रहता है। तो ये आपका पॉइंट के बारे में हो गया। फिर ये आपका टिकास जो पढ़ाएंगे वो बता देंगे। एक्चुअल में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में अपने यहाँ पर जैसे जैसे लाइन कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, तो हम डबलिंग में जा रहे हैं। देखो एक्चुअल में पहले सिंगल लाइन था, सिंगल लाइन में जब गाड़ियों की संख्या बढ़ी तो अपन डबल लाइन में गए, डबल लाइन में बढ़ी तो अपन ने IBS बनाया, IBS से जब नहीं हुआ तो अपन ने फिर क्या किया, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग व्यवस्था पे गए। अब ऑटोमेटिक सिग्नलिंग व्यवस्था में क्या है कि आपकी हर 1 किलोमीटर पे आपने सिग्नल लगा दिए। अब आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे तो वहां पे आपका जो ड्यूरेशन है सिग्नल को वॉच करने का वो टाइम कम होता जा रहा है, तो लोको पायलट जो है वो कंटिन्यूस सिग्नल को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, तो वहां पे गलती होने के चांस रहते हैं। तो उसके द्वारा गलती की वजह से स्पीड का केस ना हो, तो उसको अलर्ट करने के लिए एडवांस में अपन इक्विपमेंट लगाते हैं, एडवांस इक्विपमेंट जिस जो एक्चुअल में प्रोटेक्शन का काम करते हैं ट्रेन में, स्पीड के केस को रोकने का काम करते हैं। तो उसको बोलते हैं अपन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन डिवाइस। तो इनिशियल लेवल पे जो आया था पुराना जो सिस्टम, तो उसमें अपन ने AWS लगाया था जिसको ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम बोलते हैं। उसका जो एडवांस था जिसको अपन TPWS के नाम से जानते हैं, ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम, वो उसका एडवांस था। और ये एक्चुअल में ETCS यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम उसने डिजाइन किया था, वो ETCS कैटेगरी में आता है। उसके बाद इंडियन रेलवे ने यानी RDSO ने खुद अपना एक सिस्टम डेवलप किया जिसको अपन IRATP यानी इंडियन रेलवे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन डिवाइस के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम है टिकास।
ट्रेन कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम, जिसको अपन कवच के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है आपका ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअल में लाइव, एक्चुअल में जो बिजी स्टेशन या सेक्शन होते हैं, जैसे सबर्बन की बात करें बॉम्बे की, तो वहां पे हर चीज को मैनुअली फीड करना पॉसिबल नहीं, तो टीएमएस के द्वारा कौन सी गाड़ी कब आएगी, कितनी देर में आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन टीएमएस के द्वारा जनरेट की जाती है। ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम इसको बोलते हैं। तो ये इस चैप्टर में जो भी आपको ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन डिवाइस पढ़ाएंगे वो इसमें कवर करेंगे। मैंने मोटा मोटा बताने की कोशिश की है कि इसको लगाने का पर्पज क्या था। और अभी आज की डेट में जो अपन लगा रहे हैं वो टिकास लगा रहे हैं, जिसको अपन कवच के नाम से जानते हैं, और पूरी रेलवे के अंदर, इंडियन रेलवे में इसका काम जोरों शोरों पे चल रहा है। तो टिकास के जरूर आप जो भी पढ़ा है तो उसमें थोड़ी सी दो तीन चीजें देख लेवे, क्या क्या चीजें रहती है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है उसके अंदर। तो टिकास में जो आपका मेन आइटम ओबीएस होते हैं वो तीन आइटम है। क्यों एक माना होता है जाएगा? आपका आरएफआईडी टैग, जो ट्रैक साइड पे लगता है। एक आपकी स्टेशनरी यूनिट होती है जो आपके स्टेशन पे या हट पे वहां लगेगी। और एक आपका रेडियो सिस्टम होता है, यानी वो सिग्नलिंग कम्युनिकेशन के लिए काम में लिया जाता है। अब इसमें टिकास में एक चीज मैं थोड़ा बता दूं, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मूवमेंट ऑथोरिटी। यहाँ पे मूवमेंट ऑथोरिटी जो है वो 3 किलोमीटर की एक साथ मिलती है। और आगे के सिग्नल क्या रहेंगे, तो आपके लोको के अंदर जो मशीन लगी रहती है, जो आपका डिस्प्ले बोर्ड रहता है, उसके अंदर एडवांस में आगे के सिग्नल का जो एस्पेक्ट मिलने वाला वो वहां पे दिखता रहता है। तो उसके लिए क्या है कि ड्राइवर जो है या लोको पायलट जो है उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहता है। और अगर मान लो उससे गलती हो भी जाती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क करते हुए खुद ही वहां पे पहले अलार्म या वार्निंग देगा। और अगर वो उसमें कोई एक्शन नहीं लेता है लोको पायलट, तो सिस्टम खुद ही ब्रेक लगा के गाड़ी को प्रोटेक्ट कर लेगा। ये इस सिस्टम का मेन पर्पज विकास का सिल लेवल कौन सा है सर? 2? है। ये 2 और 3 के बीच का है, 2 नहीं है, आगे का है। जैसे TPWS 2 का था आपका। सिल लेवल की बात कर रहे हो? सॉरी, एक मिनट, ईटीसीएस लेवल बोल रहे हो, सिल बोल रहे हो? हाँ सर। सिल तो आपका हाँ 2 सिल है। लेवल सर, सिल लेवल। अच्छा, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल जो बोल रहे हैं ना, सिल। यस सर। ये टिकास का सिल दिखना पड़ेगा, शायद 4 होना चाहिए, एक्चुअल में 2 नहीं होगा। सिल जो आपके ईआई के नहीं जितने भी सर, आ अब रहे हैं ना। एससीएम में तो 3 नंबर, एससीएम में 3 नंबर को तो रिजर्व रखा है, अभी नहीं किया तो 2 होगा सर। नहीं, आप किसकी बात, आप ईटीसीएस की बात कर रहे हो? जो है एक्चुअल में, देखो दो चीजें होती है। एक आपके जो हार्डवेयर आते हैं ना, सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल। एक होता है आपका ईटीसीएस, यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम ने लेवल बना रखे हैं। दो चीजें अलग अलग है। ये लेवल अलग है, और आप जो बोल रहे हो ना सिल, SIL, ये एक्चुअल में कंपोनेंट की कॉम्पेटिबिलिटी देता है। तो उसमें 1 2 3 4 5 लेके 7 तक स्टैंडर्ड चलते हैं। तो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स या माइक्रो जो कंपोनेंट है वो सारे सिल 4 को फॉलो करते हैं। आपके जो आ रहे हैं ना, ईआई है, एक्सेल काउंटर है, माइक्रो प्रोसीजर बेस्ड जो सिस्टम है, यानी नेटवर्किंग में जो जुड़ते हैं ना, इसका जो सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल है वो 4 अलग है। और ये ईटीसीएस लेवल की बात करो ना आप, जिसके अंदर वो कम्युनिकेशन किस तरह से कर रहा है, वो आपके 1 2 3 है। तो ये 2 और 3 के अंदर है, 2 3 4 तक है। क्लियर हुआ भाई साहब? जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्लियर हुआ? सील जो है वो आपका एक अलग इंटीग्रिटी लेवल है। ये एक्चुअल में सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल कहलाता है। ये 1 से लेके 7 तक होता है। एक आपका जो बात करो ईटीसीएस 0 1 2 3 की बात कर रहे हो आप, ये ईटीसीएस लेवल 1, ईटीसीएस 0, ये एक्चुअल में आपके उसके बारे में बताता है सिस्टम किस तरह से काम करेगा। ट्रेन प्रोटेक्शन डिवाइस का जो सिस्टम है उसके लेवल है ये। ठीक है भैया। तो ये आपका टिकास हो गया। बाकी तो आपको जो टिकास में पढ़ाएंगे वो ज्यादा डेप्थ में बता पाएंगे। मोटा मोटा मैंने बताया कि भाई इक्विपमेंट क्या होता है। RFID टैग रहती है, स्टेशनरी यूनिट रहता है, और एक आपका रेडियो रहता है कम्युनिकेशन के लिए। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट ऑथोरिटी जो रहती है वो 3 किलोमीटर तक एडवांस में इसको मिलती है।
और साइड पे जो RFID टैग लगता है वो एक्चुअली में पैसिव डिवाइस होता है, इसका एक्टिव भी आता है पैसिव भी आता है। यहाँ पे अपन ने जो काम में लिए वो पैसिव है। जब डिवाइस आपका मशीन या इंजन उसके ऊपर जाता है तो एक फ्रीक्वेंसी का सिग्नल उसको देता है, तो वो उस समय वहां की पोजीशन उसको दे देता है, और वो पोजीशन मिलने के बाद लोको पायलट जो स्टेशन यूनिट है, लोको में जो इंजन डिवाइस लगा है, वो स्टेशन को या एडजॉइनिंग जो भी हट है वहां मैसेज भेजता है, और उसके हिसाब से वहां पे प्रोसेस होकर उसको अथॉरिटी वापस इंजन को मिलती है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है एलसी गेट। तो एलसी गेट भी मैंने पिछली क्लास में बता ही दिया था। ट्रैफिक का बंदा चला रहा तो ट्रैफिक कहलाएगा, इंजीनियरिंग है तो इंजन कहलाएगा। तो मोटा जो एग्जाम में आएगा वो टीबीयू के आधार पे हेलो सर। क्लासिफिकेशन का पूछा जाता है। और एक ये पूछा जाता है कि आपका स्टॉप सिग्नल सर कितनी दूरी पे लगता है। हाँ बोलिए। तो गेट स्टॉप सर सिग्नल ये जो लगाओगे सिस्टम जो लगा। वो आपका रोड के किनारे से ब्लॉक ओवरलैप की दूरी पे रहेगा। और एक इसमें चेंज आया अभी, आपका एससीएम में करेक्शन चेंज किया है। अगर आपकी एक्चुअल में अप्रोच लॉकिंग इस पे देते हैं, तो अगर वहां पे ट्रैक सर्किट नहीं है तो टाइमर के द्वारा उसकी लॉकिंग की जाती है। तो अगर सिग्नल आपका 180 से 200 मीटर तक है तो 60 सेकंड का इसमें अप्रोचिंग लॉकिंग रहेगा। मतलब गाड़ी पास होने के 60 सेकंड के बाद आप गेट को ओपन कर सकते हो। और अगर 200 मीटर से ज्यादा है तो वो आपका 120 सेकंड का अप्रोच लॉकिंग रहेगा। और अगर वहां पे दो ट्रैक सर्किट दे रखे हैं सफिशियंट लेंथ के, तो वहां पे टाइम डिले की आवश्यकता नहीं है। वो ट्रैक का जो सीक्वेंशियल ऑपरेशन होगा और जैसे ही वो रिलीज होता है तो गेट आपका तुरंत ओपन हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में एससीएम में करेक्शन आया हुआ, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एक्चुअल में पहले कॉन्फ्लिक्टिंग था 180 तक और 180 से ज्यादा, तो डिफाइन नहीं हो पा रहा था। तो अभी इन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर 180 से लेकर 200 मीटर तक स्टॉप सिग्नल लगा है तो वहां पे अप्रोचिंग के लिए जो टाइम डिले है वो 60 सेकंड रहेगा। और 200 मीटर से ज्यादा है तो वहां पे अप्रोचिंग का जो टाइम डिले है वो आपका 120 सेकंड रहेगा। एक आपका ये पूछा जा सकता है कॉलिंग ऑन के लिए टाइम डिले। तो रिसेप्शन सिग्नल के लिए कॉलिंग ऑन आने के लिए यानी इनिशिएट होने के लिए या जो ऑफ होता है वो 60 सेकंड का टाइम डिले है। यानी गाड़ी डेड स्टॉप खड़ी हो गई है, उसके बाद वो इनिशिएट होता है और 1 सेकंड के बाद वो सिग्नल आपका ऑफ हो जाता है, यानी आ जाता है और गाड़ी उस सिग्नल को देखते हुए आगे बढ़ती है। और डिस्पेच सिग्नल पे लगाते हैं तो उसमें टाइम डिले नहीं दिया, उसमें जीएनएसआर ये बोलता है कि स्टेशन मास्टर या ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये इंश्योर करेगा गाड़ी खड़ी हो गई और उसके बाद वो सिग्नल को ऑफ करेगा, सिग्नल वहां पे तुरंत आ जाएगा। तो डिस्पेच सिग्नल पे टाइम डिले नहीं दिया गया। और कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन के लिए 120 सेकंड, जो पहले 240 था वो अभी 120 सेकंड, वो कॉमन है चाहे आपका डिस्पेच पे हो चाहे रिसेप्शन पे हो। बाकी सारे ऑपरेशन तो कॉमन नहीं है आपके वहां पे, उसमें कोई चेंज नहीं। तो गेट के ऊपर आपका ये मैंने बताया था, खाली एक चेंज आया था टाइम डिले वाला, ये पूछा जा सकता है। तो ये आप देख लो। एक आपका इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम जो बोलते हैं, तो अलग अलग रेलवे की अलग अलग प्रैक्टिस है, तो कोई नहीं पूछेगा कि आस्पेक्ट किस पे जाती है। तो एक्चुअल में रिजिड लॉकिंग दे रखी है तो ग्रीन आस्पेक्ट सीधा आता है। अगर आपका मेन गेट फेल है, मान लीजिए एमएलबी या ईएलबी फेल है, तो आपने जो रिडेंडेंसी के लिए जो स्लाइडिंग बूम लगा रखा है जिसको अपन इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम बोलते हैं, तो अगर रिजिड लॉकिंग है तो वहां पे ग्रीन आस्पेक्ट दिया जा सकता है। बाकी रेलवे की प्रैक्टिस है जो रेलवे अडॉप्ट करती है, यानी जोनल रेलवे ने जो प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रखी है उसके हिसाब से एस्पेक्ट वहां पे आएगा। एक आपका गेट में ये पूछा जा सकता है 0 से 10 डिग्री और 80 से 90 डिग्री, ये एक्चुअल में मैकेनिकल में होता था। और ये पूछा जा सकता है बूम की हाइट जो है वो 0.8 से 1 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक आपका जो रोड ट्रैक के सेंटर से जो बूम की जो दूरी रहेगी वो 3.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और एक आपका बूम के ऊपर 600 mm डाया का स्टॉप डिस्क लगा होना चाहिए। और एक स्पीड ब्रेकर की स्टैंडर्ड साइज जो पीवे मैनुअल में दी गई है वो आपका 20 मीटर ट्रैक सेंटर से रहेगा, स्पीड ब्रेकर होना चाहिए 20 मीटर दूरी पर। और 6 मीटर की दूरी पे आपकी गुमटी आ जाती है और 15-15 मीटर की दोनों तरफ फेंसिंग आ जाएगी। और गेट के जो रोड सिग्नल है वो प्रॉपर विजिबिलिटी रोड की डायरेक्शन को दे, उस डायरेक्शन में लगे होने चाहिए, उसके लिए कोई दूरी मेंशन नहीं है। और इसमें एक ये दे रखा है कि जब आपका गेट बंद कर रहे हो तो रेड फ्लैशिंग होना चाहिए, जब बंद है तो रेड शो करेगा, ओपन है तो येलो शो करेगा। गेट ओपन कंडीशन में तो येलो दिखाएगा,
बंद करने के दौरान रेड फ्लैशिंग होगा, और जब गेट पूरा बंद है उस समय रेड स्टडी जलेगा। अब मैकेनिकल गेट है नहीं तो कोई पूछेगा नहीं, उसमें आपको ईएलबी के बारे में पूछेंगे। फिर आपका केबल आ जाती है, तो केबल एक्चुअल में तो वो अपने यहाँ पे जो काम में लेते हैं सिग्नल एंड टेलीकॉम, तो कैटेगरी में दो भागों में बांटा है, एक को अपन सिग्नलिंग केबल बोलते हैं, एक को टेलीकॉम केबल बोलते हैं। सिग्नलिंग केबल में जो केबल आती है वो वापस दो कैटेगरी में बढ़ती है, जिसको अपन सिग्नल केबल और पावर केबल बोलते हैं। सिग्नल केबल जो सिग्नलिंग के सर्किट में काम आती है, पावर केबल पावर के लिए काम में ली जाती है। अब सिग्नलिंग केबल में भी पहले अलग अलग तरह की आती थी, वो खत्म हो गई। आज की डेट में आपकी 6, 12, 24, 3 ही आती है। और इसमें अगर कलर कोड पूछ सकते हैं तो आपको ये ध्यान देना, पहला जो कलर है वो ब्लू रहेगा, फर्स्ट नंबर पूछा जा सकता है। और काउंटिंग बाहर से अंदर करते हैं। और केबल की जो प्लानिंग रहती है वो ये रहती है, हर एक केबल के अंदर 20% स्पेयर होना चाहिए मिनिमम आपका टोटल कंडक्टर का। और ये 20% जो है वो आपके आउटर मोस्ट पॉइंट तक है एक्चुअल में, और उसके आगे जाओगे तो 10% स्पेयर होना चाहिए। ये दो कैटेगरी इन्होंने बना रखी है। और एक आपका भी जो नया दे रखा है इसमें, केबल टेस्टिंग के लिए। तो केबल टेस्टिंग का जो मेन केबल है, मेन केबल अपन उसको बोलते हैं, जो आपका फंक्शन लगा उसके पास का जो लोकेशन है और वहां से रिले रूम तक जो केबल आ रही है वो मेन केबल कहलाती है। वो एक्चुअल में दूरी पे डिपेंड करता है। तो अगर केबल की लंबाई 500 मीटर का ड्रम आता है, तो अगर दूरी ज्यादा तो एक बीच में जेबी हो सकती है, एक से ज्यादा जेबी हो सकती है, लेकिन वो पूरी मेन केबल की कैटेगरी में आती है। यानी मेन केबल जो है वो आपके रिले रूम में सीपीआर से लेकर के जो फंक्शन जहां पर लगा है उसके पास का जो लोकेशन बॉक्स है वो आपकी मेन केबल कहलाएगी। और लोकेशन बॉक्स से फंक्शन तक जो केबल आती है वो आपकी टेल केबल कहलाती है। तो इसका जो मेंटेनेंस शेड्यूल अभी आपका जो दिया गया है मेन केबल की टेस्टिंग का, वो अब 2 साल दे दिया। पहले एक्चुअल में साल और 6 महीने में करते थे, तो 2 साल में करना है। और टेल केबल को आपको 1 साल में करना है। और स्पेयर जो कंडक्टर है जो सर्किट में नहीं है उसको भी टेस्ट आपको 1 साल में करना है। तो ये आप थोड़ा सा इसको याद रख लेना। और केबल का एक जेपीओ जरूर पढ़ लेना। जेपीओ इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है आरी के दौरान, आप जो काम करते हो तो केबल की डेप्थ क्या रहेगी, एसएसपी से दूरी क्या रहती है, तो वो जेपीओ आप थोड़ा सा याद रख लेना। इसमें मैं एक चीज आपको तो मोटा मोटा जो मेरे को भी याद आ रहा है वो बता देता हूं मैं। एक इसमें केबल की जो डेप्थ है, एक्चुअल में टेलीकॉम के लिए 1.2 मीटर दे रखा है मैनुअल में उनके, उससे कम नहीं होना चाहिए। और सिग्नलिंग के अंदर जो आती है वो 0.8 से 1 मीटर है, 1 मीटर से, उससे मतलब 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब आपका इसमें ये रहता है कि अगर रोकी एरिया या कुछ फिजिकल कंडीशन बनती नहीं है तो वहां पर आप 0.5 mm तक जा सकते हो दोनों सिग्नल और टेलीकॉम में। लेकिन इसमें एक अप्रूवल लगता है, ये अप्रूवल आपको जेईजी से नीचे नहीं होना चाहिए। यानी जो अप्रूवल देगा वो जेएजी देगा। केबल टेस्टिंग जब आपकी है, जिस फंक्शन काम में नहीं लिया जा रहा है, जब इनिशियल में जब करते हैं तो 500 वोल्ट के मेगर से करेंगे। और जब फंक्शन चल रहा है, ये एक्चुअली कॉर्ड केबल पे लागू होता है, यानी फंक्शन लग रहा है उस समय 100 वोल्ट के मेगर से इसको टेस्ट करते हैं, कॉर्ड केबल के लिए जो है। और सिग्नलिंग केबल की जो टेस्टिंग वो 500 वोल्ट के मेगर से की जाएगी। तो इसमें यही पूछा जाता है। एक आपका इसमें ये दूरियां आती है, आरी एरिया वाला, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 15 नंबर आपका चैप्टर में जाना। तो उसमें अगर 0.5 से ज्यादा डेप्थ है तो उसकी दूरी 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। आपका जो भी लाइव कंडक्टर आ रहा है, मास्ट आ रहा है, या एसएसपी टीएसपी जो भी आ रहा है ना पास में, तो पहले तो अवॉइड करना है, इससे नियर नहीं होना चाहिए, 1 मीटर से बाहर ही होना चाहिए। अगर 0.5 तक जा रहे हो तो डेप्थ जो है वो रहेगा। और दूसरा, अगर मान लो फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, वहां पे डीडब्ल्यूसी या एचडीपी पाइप डालना है, दोनों तरफ 300 मीटर जो रहेगी दूरी। फिर आपको ये ध्यान देना है, केबल आरी एरिया तो हमेशा जिधर आपके मास्ट आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं उसके ऑपोजिट एंड में डालना है, ऑपोजिट एंड में होना चाहिए, कोशिश ये करनी है। ये पूछा जाता है तो प्रैक्टिस ये है। और अगर कोई मेटेलिक बॉडी आ रही की तो उससे जो दूरी है वो 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
और एक अभी जेपीओ में आजकल एक नया दे दिया, टेंडर जब करते हैं अपन, तो अपना एक रेलवे बोर्ड का जेपीओ निकला हुआ है केबल कट के बारे में। पहले क्या करते थे कि अपन ये टेंडर में नहीं लिखते थे, अभी उसमें ये दे दिया है कि उसको जेपीओ जो है उसको आपको अटैच करना है। यानी एक्चुअल में एग्रीमेंट जब बनता है ना, एक्चुअल में पहले क्या होता था, टेंडर अपन अवार्ड करते थे तो एग्रीमेंट में ये जेपीओ अटैच नहीं होता था, तो अपन क्या पेनल्टी या इम्पोज नहीं कर पाते थे, तो दिक्कत आती थी। अभी ये बोल दिया कि आपका जो एग्रीमेंट बनता है उसमें जेपीओ भी साथ में अटैच कर देना है। तो जब आपका एग्रीमेंट बन गया तो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। लीगल डॉक्यूमेंट बनने के बाद जो भी केबल कट के लिए जो पेनल्टीज दी गई है, सिग्नलिंग केबल, कॉर्ड केबल और ओएफसी के, तो वो इम्प्लीमेंट होती है। तो वो थोड़ा सा आप एक केबल का वो पैरामीटर देख लेना, 1 लाख और 1.5 लाख की है शायद उसमें। मेंटेनेंस का मैंने आपको बता ही दिया, मेगरिंग जो करने का पीरियडिसिटी है। फिर आपकी पावर सप्लाई का एक आता है। तो आरी एरिया में डबल लाइन के अंदर एक्चुअल में जो मेन सप्लाई आपकी रहेगी वो 80 रहती है, यानी आरी की जो मिलती है जिसको अपन अप और डाउन 80 के नाम से जानते हैं। और स्टैंड बाय में आपका जो रहता है वो आरएसी भी रहता है, जहाँ पे डबल लाइन है। और जहाँ पर सिंगल लाइन है तो वहाँ पे मेन जो है वो आपका 80 रहेगा। फिर स्टैंड बाय में आपका आरएसी भी है और एक डीजी वहाँ पे और लगेगा सुटेबल कैपेसिटी का, जबकि डबल लाइन में डीजी की आवश्यकता नहीं है। और अभी ग्रीन एनर्जी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें डबल लाइन हो चाहे सिंगल लाइन हो, तो वो इसेंशियल नहीं है, लेकिन सोलर का प्रोविजन किया जा सकता है। बाकी अगर आपको मेन जो पूछा जाता है वो यही है कि डबल लाइन है तो मेन सप्लाई आपकी अप और डाउन 80 रहेगी, फिर आपका आरएसी भी रहेगा स्टैंड बाय में। और सिंगल लाइन है तो मेन में आपका 80 रहेगा, उसके बाद आपका आरएसी भी या लोकल सप्लाई जो है वो रहेगी, फिर आपका डीजी आपका रहेगा, वहां पे डीजी एक सिंगल रहेगा। ये एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, जो सॉल्यूशन अपन काम में लेते हैं वो आईएस। हाँ बोलिए, कुछ पूछना चाह सर रहे हैं। ओसीआर जो होती है सर, हाँ हाँ, वहां ओसीएट पे आगे। अगर सर उसकी दूरी सेंटर से 2 किलोमीटर क्या कहते हैं, ये 2 किलोमीटर ना हो तो वहां पे देखो अगर 2 किलोमीटर एटी की से सप्लाई कम है तो सेंटर से स्टेशन से लेंगे या सप्लाई वहाँ। एसएनटी वाला एक्सटेंड करके ले जाएगा जिसको जरूरत है। 2 किलोमीटर से अगर अंदर है, चाहे हट हो चाहे एलसी हो चाहे कोई भी हो, स्टेशन बिल्डिंग से 2 किलोमीटर के अंदर कोई भी इंस्टॉलेशन आ रहा है और वहां पे सप्लाई की आवश्यकता है जिस डिपार्टमेंट को भी, अगर एसएनटी को है तो वो खुद अपनी केबल डाल के उसको एक्सटेंड करके ले जाएगा। और 2 किलोमीटर से बाहर है तो वहां पे अलग से प्रोविजन किया जाएगा। क्लियर। फिर भी सर ये क्या कहते हैं ओसीआर पे अपना मेन सप्लाई रहता है सब, तो ये वाली केबल बिछाने पे क्या कहते हैं वो डैमेज होने का चांसेस भी बढ़ जाता है सर, तो नहीं नहीं, उसके डैमेज होने का क्यों बढ़ अगेंस्ट कोई जाएगा, रूल। आपका प्रोटेक्शन लेके जाती हो ना। आपका अब आरसीबी की भी केबल क्रॉस कराते हो, ट्रैक के नीचे से क्रॉस नहीं कराते हो। 33 केवी की, 11 केवी तो प्रोटेक्शन दे रखे हैं, उसको नॉर्म्स को फॉलो करना और करना है उसको। ठीक है। ठीक। फिर आपका ये बैटरी ग्रेड सॉल्यूशन का पूछा जा सकता है, तो ये IS 266 आता है, और डिस्टिल वाटर का जो IS 1069 है। और टेम्परेचर आपका 50 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए जब भी आप बैटरी को चार्जिंग करते हो, या इनिशियल चार्जिंग में ध्यान देना आपको। और आपका अर्थ की वैल्यू एक्चुअल में आज की डेट में सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लग गए हैं, तो चाहे आपका टेलीकॉम इंस्टॉलेशन हो चाहे अपने बात करेंगे, तो अर्थ की जो वैल्यू है वो 1 ओम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है तो वहां के लिए 10 ओम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपकी बैटरी की एक कोडल लाइफ पूछी जा सकती है, तो LMLA जो बैटरी आती है उसकी 4 साल कोडल लाइफ होती है। और आपकी वर्ला जो बैटरी है, VRLA जो बोलते हैं, उसकी 5 साल कोडल लाइफ है। एक आपका सर मेरे स्पेसिफिक को ऐसा ग्रेविटी लगा। पूछ सकते हैं, तो आप ये 1220, 1200 एक्चुअल में 1180 से लेके 1220 रहता है।
जब डिस्चार्ज है तो 1180, फुल्ली चार्ज है तो 1220 आइडियल कंडीशन है। वोल्टेज आपका 2.2 से लेके 1.8। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका सर ये इसमें ये पूछ सकते हैं डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कैसे निकालते हो, तो वो 50%, 60%, आपका आईपीएस का जो मैनुअल है ना, वो थोड़ा सा आप रेफर कर लें। 50%, 60%, 70 और 90। और उस पर क्या क्या कट होता है, 90% पे आपका खाली टेलीकॉम के मॉड्यूल चालू रहते हैं, बाकी सारे बंद हो जाते हैं। सर ये वर्ला का तो 4 साल है ना शायद। ये आपने जस्ट उल्टा बोल दिया सर। उल्टा बोल दिया, मतलब सॉरी। HVDC वर्ला 4 साल और एलएमएलए 5। राइट, जी सर, जी सर। करेक्ट कर लें। वर्ला का 4 साल है, एलएमएलए का 5। एक्चुअली में पहले दोनों सेम थे, ये अभी एलएमएलए का बढ़ा दिया है। बीच में जी दोनों सर, जी 4 साल सर। कर दिए थे। एलएमएलए, सॉरी, इसको चेंज कर लेते हैं, अपडेट। एलएमएलए आपका 5 साल रहेगा और वर्ला का 4 साल रहेगा, सॉरी। और रीडिंग तो बताई दी थी 1220 और 1180 और 2.2 और 1.8। डीजी का कोई क्वेश्चन आता नहीं है तो जरूरत नहीं है, खाली 1 मिनट, एक फोन अटेंड करके बात कर। हाँ, हेलो। हाँ भैया, बोलो। हाँ, उदयपुर का फेल है ना, वो एक्चुअल में जो कपासन के आगे है ना, मल्टी कट थे इनका, जो कवच का काम चल रहा था ना, तो पहले ओटीडीआर किया, पहले अटेंड किया, फिर देखा तो नहीं हुआ, तो आगे किया तो फिर और कट मिला। तो वो एक्चुअल में रात भर वहीं लगे रहे, सुबह तक वो रिस्टोर उसी में किया, तो सुबह ये जब वो कंप्लीट किया तो ये इधर है ना अपना विजयनगर, और ये कट गया, लीनियर पाथ है, तो उस चक्कर में अभी फिर कंटिन्यूस फेल में चला गया। वो रिस्टोर हुआ नहीं, उसके पहले ये फेल हो गया वापस। हाँ, तो उसमें रिमार्क दे दो ना, कट जो मिले ना, इससे आरसी इधर टेस्ट रूम से पूछ लो कितने जॉइंट इन्होंने अटेंड करवाए, नंबर ऑफ जॉइंट डाल दो, इतने इतने जॉइंट, इतने इतने बजे इन्होंने रिस्टोर किया, वो एक समरी बना लो। तो ये पूछेंगे, कल सुबह बात आएगी। तो नंबर ऑफ जॉइंट थे और कब कब वो रिस्टोर हुए, और तब बाद में ओटीआर मारा है ना। हाँ, एक समरी ले लो उससे ना। फिर आपका आता है ट्रेंड डिटेक्शन डिवाइस। तो ट्रेंड डिटेक्शन डिवाइस भी आपका एक अलग से क्लास होगी, वो कवर कर ही लेंगे, तो इसको अपन स्किप करते हैं। ट्रेंड डिटेक्शन डिवाइस में देखो, एक्चुअल में बेसिक जो इक्विपमेंट है वो आपका ट्रैक सर्किट है, जो इनिशियल में काम में लिया जाता था। आज की डेट में अपन एक्सेल काउंटर काम में लेते हैं। फिर आपका आता है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। ये भी आपका अलग से पढ़ा होगा। ये इसमें एक ये बताते थे ब्लॉक वर्किंग मैनुअल। तो ब्लॉक वर्किंग मैनुअल जो है वो एक्चुअल में जोनल रेलवे इश्यू करता है। ब्लॉक वर्किंग मैनुअल जो होता है वो जोनल का होता है, ये रेलवे बोर्ड इश्यू नहीं करता है। और ब्लॉक वर्किंग मैनुअल में ब्लॉक वर्किंग से संबंधित जो भी नियम शर्तें हैं वो उसके अंदर बताया गया है, क्या कंडीशन रहेगी। अब अपने पास इनिशियल में जो ब्लॉक थे, वो सबसे पहले था सिंगल लाइन टोकन आया, जो खत्म हो गया, अभी आज की डेट में कोई नहीं पूछेगा। फिर सिंगल लाइन में टोकन लेस में गए अपन, पुश बटन था तो उसमें सबसे पहले डायोड आया था, फिर आपका पुश बटन आया। और उसके बाद आपका डबल लाइन जब हुई तो एसजी डबल लाइन, फिर हावड़ा में एक, पोदनूर में एक, बहुत सारे चले थे उसमें डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। और फिर इसके बाद आपका आ गया बीपीएससी। तो एक्चुअल में शुरू में बीपीएससी में क्या किया था, एक्चुअल में ये पुराने जो ट्रेडिशनल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट थे, इसमें एक ड्रॉबैक ये था कि अपन लाइन वेरीफाई, मतलब गाड़ी का कंप्लीट अराइवल सुनिश्चित जो है वो ह्यूमन एजेंसी यानी मास्टर के द्वारा किया जाता था कि भाई गाड़ी कंप्लीट आएगी नहीं आई। तो उसमें उनके द्वारा गलती होने के चांस रहते थे। तो उसको गलती को रिमूव करने के लिए जो ट्रेडिशनल ब्लॉक थे उसके पैरेलल में एक्सेल काउंटर लगाया गया था। और वो एक्सेल काउंटर क्या करता था, एक्सेल को काउंट करके उस पर्टिकुलर ब्लॉक खंड में गाड़ी का कंप्लीट अराइवल सुनिश्चित करता था। अगर कंप्लीट आ जाती तो एक्सेल काउंटर क्लियर हो जाता था, अगर कंप्लीट नहीं आती थी तो एक्सेल काउंटर आपका ऑक्युपाइड शो करता था। तो इनिशियल में जो ट्रेडिशनल ब्लॉक थे उसके पैरेलल में ही इसको लगाया गया था। और बाद में एक इक्विपमेंट नया आ गया जिसको ब्लॉक पैनल बोलते हैं, उसमें आपका एक्सेल काउंटर इनबिल्ट रहता है। यानी वो एक्चुअल में जो अभी यूएफएसबी आप बोलते हो या वेबफिल वाला मॉडल बोलते हो, ये एक्चुअल में ब्लॉक पैनल कहलाते हैं। और ये एक्चुअल में ब्लॉक पैनल में दो इनबिल्ट फीचर है, एक तो आपका ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होता है
और एक आपका एक्सेल काउंटर उसमें लगा रहता है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं भाई जो डिवाइस है वो होम सिग्नल से कितनी दूरी पे लगेगी, तो वो आपका ब्लॉक ओवरलैप की दूरी पे लगाते हैं एक्चुअल में। तो आपका जो स्टेशन से गाड़ी निकलती है उसमें तो जो आपका लास्ट स्टॉप सिग्नल उसके फुट पे लगेगा, और जब गाड़ी निकलेगी अगले स्टेशन पे तो वहां से ये ब्लॉक ओवरलैप की दूरी पे लगेगा। और ये ब्लॉक ओवरलैप की जो दूरी होती है वो 180 मीटर होती है, इससे कम दूरी पे उसको नहीं लगाया जाएगा। जैसे ही वो क्लियर करता है तो ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट तुरंत आपका लाइन क्लोज हो जाता है। तो एक्चुअल में बेसिकली ये है कि पहले वाले जो ऑपरेशन जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट थे उसमें मैनुअली ऑपरेशन करना पड़ता था, और एक्चुअल में कंप्लीट अराइवल है वो ह्यूमन एजेंसी के द्वारा सुनिश्चित किया जाता था, जबकि बीपीएससी के अंदर यह नहीं, वहां पे कंप्लीट अराइवल अपन एक इक्विपमेंट के द्वारा सुनिश्चित करते हैं जिसको अपन एक्सेल काउंटर बोलते हैं। और उसमें भी रिडंडेंसी अचीव करने के लिए अपन ने पैरेलल में 2 एक्सेल काउंटर लगाते हैं जिसको अपन HASSDC के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है हाई अवेलेबिलिटी सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर, HASSDAC। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। और इसमें खाली डिवाइस का पूछ सकता है तो वो 180 मीटर का याद रखें। एक इसमें एक और है कि आपका ये जो ट्रेडिशनल ब्लॉक के साथ एक्सेल काउंटर लगाते थे उसमें ये था कि आपका जो लाइन क्लोज है वो मैनुअली, यानी ह्यूमन एजेंसी गाड़ी कंप्लीट अराइवल के बाद वो खुद करती थी, जबकि जो बीपीएससी जो यूएफएसबी इनबिल्ट जो ब्लॉक पैनल आया है उसके अंदर खाली लाइन क्लियर पूछना रहता है, लाइन क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही सेक्शन क्लियर होता है ऑटोमेटिकली लाइन क्लोज इसमें हो जाता है। तो इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा। बाकी तो जो चीजें पूछ सकते हैं ब्लॉक पैनल में, देखो मोटा मोटा जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि लाइन क्लियर कौन पूछेगा, तो सिंपल सा है, जो लाइन क्लियर भेज रहा है वही लाइन क्लियर पूछेगा। लाइन क्लियर कौन कैंसिल करेगा, कोऑपरेटिव नेचर का रहेगा। और यहाँ पे लाइन कैंसिलेशन जो हमेशा सामने वाला करेगा यानी टीसीएफ करेगा, और सेंडिंग एंड जो जिसने लाइन क्लियर पूछा वो खाली कोऑपरेशन देगा। तो ये थोड़ा सा पूछ सकते हैं इसमें। और इंडिकेशन का है तो एक आपका एक्नॉलेजमेंट बटन होता है, बेल बटन, ये तो कोई पूछेगा नहीं, मोटा मोटा ही रहेगा। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग का जो प्रिंसिपल है उस पर कार्य करता है। एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग में क्या है कि लास्ट गाड़ी का कंप्लीट अराइवल सुनिश्चित करना है, यानी जब लाइन क्लियर दे रहे हो तो लाइन क्लियर एक्चुअल में क्या होता है, 2 स्टेशन है आपका, ए और बी। तो ए अगर गाड़ी भेजना चाहता है तो अपनी मर्जी से नहीं भेजता है, वो बी से पहले पूछता है, जिसको अपन बोलते हैं लाइन क्लियर की परमिशन लेना। और बी उसको लाइन क्लियर की परमिशन तब भी देगा जब वो पहले ये सुनिश्चित करेगा कि लास्ट ट्रेन का कंप्लीट अराइवल हो गया है और जिस ट्रेन को उसने लिया उसके सिग्नल ऑन कर दिए गए। तो ये 2 चीजें हो गई, एक तो कंप्लीट अराइवल सुनिश्चित करना, दूसरा जिस सिग्नल पे उस गाड़ी को लिया है वो सिग्नल ऑन कर दिया गया। उसके बाद उस सिग्नल के आगे की जो पर्याप्त दूरी है जिसको अपन बोलते हैं ब्लॉक ओवरलैप, वो खाली है। जब ये 3 चीजें वो इंश्योर कर लेता है उसके बाद ही वो पिछले स्टेशन को, जहां से गाड़ी आने वाली है यानी स्टेशन ए को लाइन क्लियर की परमिशन देता है। और जब उसको मिल जाता है तब वो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे इलेक्ट्रिकली उसको पुटअप करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग का प्रिंसिपल, जिसके ऊपर आपके ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं। और अभी आज की डेट में एक ईआई का इनबिल्ट भी आ गया है, जिसके अंदर आपका इनबिल्ट पैनल होता है, डायरेक्टली फ्रॉम जो आपके ईआई से ही कंट्रोल हो जाता है। तो कहीं कहीं पे उसको भी लगाया गया है। तो ये आपका ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हो कौन गया। सी कंपनी की यही मैं इधर हूँ? अंसाल्डो में लगा है अभी, ये तो ट्रायल वर्जन पे शायद आपके राजकोट में कहीं लगा हुआ है। ये बुथ सेक्शन में भी लगा हुआ है सर, जब ये हाँ नया मतलब जो लगे हैं हुआ है कुछ, ना। ये में एक्चुअल में क्या परमिट कर दिया, अभी आने वाले टाइम में आपको अलग से ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। आपका पैनल में जो ईआई का जो सर्किट डिजाइन होता है उसके अंदर इनबिल्ट ही ब्लॉक का सर्किट लॉजिक डिजाइन करके उसके अंदर ही प्रीफिक्स कर देते हैं, और आपका जो वीडियो रहता है ना उसके ऊपर ही वो वीडियो जो इसका पैनल का जो कंट्रोल कमांड है वो वहीं पे आ जाता है, और पॉपअप मेनू खोलते हो और वहीं से आप उसको पुटअप कर लेते हो, लाइन क्लियर पुटअप करना, कैंसिल करना, ऑपरेशन का तरीका वही रहेगा जो ब्लॉक पैनल पे रहता है। फिर एक आपका आता है आईबीएस, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग व्यवस्था। ये एक्चुअल में ऑटोमेटिक के पहले का पार्ट है। जब डबल लाइन में आप जाते हो तो ब्लॉक सेक्शन लंबे होते हैं, तो एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग क्या बोलता है, जब तक सेक्शन खाली नहीं होगा तब तक आप दूसरी गाड़ी नहीं चला सकते हो। तो जब लाइन कैपेसिटी बढ़ानी है तो मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक लंबे जो खंड है उसको 2 भागों में बांटता हूँ, तो उसमें एक सिग्नल लगाता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल। और वो जहां से कंट्रोल होता है वहां पे एक हट बनती है, उसको आईबीएच हट बोलते हैं। और ये सिग्नल पिछले स्टेशन से कंट्रोल होता है। और ये 2 भाग जो बनते हैं उसमें एक रियर सेक्शन होता है, एक एडवांस सेक्शन होता है। इसमें ये आईबीएस सिग्नल या एडवांस सेक्शन जो है वो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से कंट्रोल होता है, आप खाली ये ध्यान रख लो, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और रियर सेक्शन जो होता है
वो एक्चुअल में एडवांस स्टार्टर और एक्सेल काउंटर या ट्रैक डिटेक्शन डिवाइस यानी ट्रैक सर्किट, उससे वो कंट्रोल होता है। यानी ये सेक्शन प्लस आईबीएस के आगे 400 मीटर की दूरी खाली है, तो वहां पे एडवांस स्टार्टर को ऑफ किया जा सकता है। अब इसमें आपके आईबीएस के ऊपर क्या रहता है, एक टेलीफोन रहेगा। अब यहाँ पे आपको मैंने बेसिक सिग्नलिंग पढ़ाया तब बताया भी था कि आईबीएस को ऑन में पार ऑब्जेक्टिव टाइम वो पूछा जा सकता है। तो अगर वहां पे टेलीफोन काम कर रहा है तो उस समय अगर आईबीएस सिग्नल ऑन मिलता है तो लोको पायलट उस टेलीफोन पे पिछले स्टेशन से बात करेगा, और अगर बात हो जाती है टेलीफोन वर्किंग ऑर्डर में है, तो पीएन लेकर के जो सेक्शन की स्पीड दी गई है उससे उस सिग्नल को पार करके वो जा सकता है। और अगर मान लो टेलीफोन वर्किंग ऑर्डर में नहीं है तो उस समय वो दिन हो या रात 5 मिनट वेट करेगा, और उसके बाद वो कॉशसली उस सिग्नल को पार करके जाएगा। और उस दौरान वो कंटिन्यूस विसल करेगा, और तब तक करेगा जब तक उसको अगला स्टॉप सिग्नल नहीं मिल जाता है, और उसके बाद अगला स्टॉप सिग्नल जैसा बताता है वैसे वो मूव करेगा। तो ये 5 सेकंड आप ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे सेक्शन में स्पीड दी गई है 15 kmph और 10 kmph। जब विजिबिलिटी अच्छी है तो 15 kmph से जाएगा, विजिबिलिटी खराब है तो 10 kmph से जाएगा। एक वो गेट सिग्नल पे भी मैं बताना भूल गया, वो पिछली क्लास में बता चुका हूँ। वहां पे जो टाइम है वो 2 मिनट और 1 मिनट है, और ऑटोमेटिक सिग्नल के लिए भी 2 मिनट और 1 मिनट है। तो ये एक्चुअल में पूछा जा सकता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। एक ये आईबीएस का ब्लॉक ओवरले पूछा जा सकता है, तो ये एक्चुअल में 400 मीटर की लंबाई का होता है, मिनिमम 400 मीटर की इसकी लंबाई रहेगी। और जब गाड़ी ऑन कंडीशन में पार करके जाती है तो उस समय एक रिले होती है एसी जेडआर, वो ड्रॉप हो जाती है, और उसके बाद अगली गाड़ी जो है वो डबल लाइन, जो एक साथ दो गाड़ियों का मूवमेंट आप कंट्रोल कर रहे हो वो नहीं होता है, फिर वो पूरा सेक्शन एक माना जाता है। फिर वर्किंग ऑफ सिस्टम के तहत सिस्टम को रीसेट किया जाता है। अगर वो रीसेट हो जाता है तो वापस पुरानी जो कंडीशन है एक साथ दो ट्रेनें चलाने की वो स्टेब्लिश हो जाती है, अगर वो नहीं होती है तो फेल रहता है। एसएनडी डिपार्टमेंट उसको अटेंड करता है और उसके बाद वो रिस्टोर होता है। और यहाँ पे भी जो रीसेटिंग दिया है वो कोऑपरेटिव नेचर का रहेगा, और यहाँ पे रीसेट पुटअप जो करेगा वो गाड़ी पहुंचने के बाद वो पुटअप करेगा, और कॉपरेशन पिछले स्टेशन के द्वारा दिया जाएगा। और आईबीएस में ये पूछा जा सकता है सिंगल लाइन डबल लाइन, तो दोनों में लगा सकते हो। बस सिंगल लाइन में ये है कि वहां पे एक पैनल लगता है, और वहां पे पहले डायरेक्शन स्टेब्लिश की जाती है, और पहली ट्रेन के लिए लाइन के पूछा जाता है, और उसके बाद वहां पे आईबीएस का वर्किंग स्टेब्लिश होता है। तो ये खाली यही पूछते हैं सिंगल लाइन डबल लाइन दोनों में होता है, तो हाँ सिंगल लाइन डबल लाइन दोनों में आईपीएस का प्रोविजन किया जा सकता है। सिंगल लाइन में कब करते हैं ये पूछा जा सकता है, तो वहां पे ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ ट्रेन की फ्रीक्वेंसी वन डायरेक्शन में अगर ज्यादा अगर हो रही है कभी कभी जिस स्पेल में, तो उस समय वहां पे इसको स्टेब्लिश किया जाता है। उस दौरान ये इंश्योर किया जाता है कि अपोजिट एंड के जो सिग्नल है वो हमेशा ऑन स्थिति में रहेगा। तो यहाँ पे एक पैनल स्पेशल टाइप का डिजाइन किया जाता है, वो पैनल एक्चुअल में क्या डिसाइड करता है, डायरेक्शन, लाइन ऑफ डायरेक्शन सेट करता है पहले उस पर। अब ये आपका खत्म हो गया है पेंटिंग वेंटिंग जो भी है। अब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की ओवरऑलिंग का क्वेश्चन तो एक्चुअल में एसजी के लिए आ सकता है, तो एसजी के लिए जो ओवरऑलिंग है वो 7 साल है आपका, डबल लाइन का। टोकन ब्लॉक है नहीं तो कोई पूछेगा नहीं, और यूपीएसबी के लिए कोई ओवरऑलिंग है नहीं। जब भी उसकी कोडर लाइफ खत्म होती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम की, उसको उसको बदल देना है। पहले ये 15 साल थी, अभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की कोडर लाइफ सब भी आपके जो ये है इन सब की कोडर लाइफ 20 साल कर दी है। और एक आपकी ये रिले का पूछ सकते हैं, स्पेशल टाइप की जो रिले होती है QL1, QBCA, हेवी ड्यूटी कॉन्ट्रैक्ट वाली जो रिले आती है, इन सब की जो कोडर लाइफ है वो आपकी 10 साल होती है। QTA2, अब QTA2 में एससीएम ये बोलता है कि 2 साल जो एसएससी इंचार्ज है वो विजुअली इंस्पेक्ट करके उसको लगता है तो एक एक साल करके उसको बढ़ा के अधिकतम 12 साल तक काम में ले सकता है। QTA2 के कनेक्शन में QL1 QBCA1 में नहीं, QL1 QSC1 आपको 10 साल में बदलनी है। फिर आपका ट्रांसफॉर्मर है, चार्जर है, इन सब की कोडर लाइफ 10-10 साल है। ELD है, उन सब की आपकी 10 साल रहेगी। अब यहाँ पर एक ये चीज है आपका आउटडोर इंस्टॉलेशन क्या है, तो ये तो एक्चुअल में अपने वाले क्वेश्चन में तो कोई पूछते नहीं है। हाँ ये पूछ सकते हैं कि भाई आपकी जो टूल है मेंटेनेंस की, तो वो अप्रूव्ड कौन करते हैं, तो वो आपका पीसीएसटी करते हैं। कौन कौन से रहेंगे जो टूल्स की लिस्ट होती है, किस किस के पास स्टैंडर्ड टूल लिस्ट क्या है, वो पीसीएसटी के द्वारा डिसाइड की जाती है हर एक जोनल रेलवे में किसके पास क्या रहना चाहिए।
अब इसमें देखो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अगर आपका कोई सिग्नल लगाना है तो उसका जो ऑन एस्पेक्ट है वो रेल के टॉप से 3.65 मीटर पे होना चाहिए, नहीं आई लेवल पे बोला जाता है इसको, उस पे करना है। फिर डबल डिस्टेंट है तो मेन डिस्टेंट है तो उसके पोस्ट के ऊपर रेड और ब्लैक का आपका कलर रहेगा पूरा। सिग्नल वर्किंग में नहीं है तो ब्लैंक होना चाहिए कलर लाइट है तो, और उसके ऊपर क्रॉस पट्टी होनी चाहिए। फिर वो सिग्नल किस तरह का है, तो परमिजिव तो पी रहेगा, ऑटोमेटिक है तो ये रहेगा, सेमी ऑटोमेटिक है तो ये भी तेजी रहेगा, आईबी है, रिपीटर है तो वो सब आप गेट का है तो जी मार्कर लगा रहेगा, सी कॉलिंग ऑन है तो सी रहेगा। तो इसमें खाली गेट का आप देख लें, गेट का जो बैकग्राउंड है वो येलो रहता है और काले अक्षर में लिखा रहता है। बाकी के जितने भी मार्कर हैं उसका बैकग्राउंड सफेद रहेगा और काले अक्षर से लिखा रहेगा। तो ये आपका हो गया। पॉइंट मशीन का आपको मैंने बता ही दिया था एक्चुअली में मोटा मोटा क्या क्या रहता है जो इसमें बताया है। TWS का भी मैं आपको बता चुका हूँ मोटा मोटा क्या रहता है, SSD कहाँ लगती है, कौन मेंटेन करता है, ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट में क्या देखोगे। EPD कोई नहीं पूछेगा। फ्यूजेज का आप ले सकते हो, तो फ्यूजेज भी आपकी जो सर्किट में जो प्रॉपर रेटिंग दी गई है तो उसमें यह है कि सर्किट का जो लोड करंट है उसका जो 2.5 टाइम्स रेटिंग का फ्यूज अपन काम में लेते हैं, या फिर सर्किट में जो दे रखा है वो अपन काम में लेते हैं। अब ये पूछ सकता है कि अप्रोच लॉकिंग क्या होती है, बैक लॉकिंग। तो अप्रोच लॉकिंग ये थोड़ा मैं बता देता हूँ कि जैसे आपकी कोई गाड़ी अप्रोच कर रही है किसी सिग्नल के ऊपर, तो मान लो ये आपका मूवमेंट यहाँ से हो रहा है और उस दौरान अगर गाड़ी उसके पाथ में मतलब उसकी विजिबिलिटी रेंज में पहुंच चुकी है, मतलब उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस उसके अंदर एंटर हो चुकी है, और अगर मान लो आपने सिग्नल तुरंत ऑन किया तो अगर गाड़ी उसके फुट पे खड़ी नहीं है तो अंदर जाएगी तो वहां पे दुर्घटना होने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, सेफ्टी के लिए अपन क्या करते हैं उस सिग्नल के ऊपर अप्रोच लॉकिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये अप्रोच लॉकिंग दो तरह की होती है। अगर उस सिग्नल के अप्रोच में अगर अप्रोच ट्रैक दिया गया है जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, तब तो वहां पे अपन क्या करते हैं अप्रोच लॉकिंग देते हैं। तो अगर वो ट्रैक क्लियर है तो ये तुरंत नॉर्मल हो जाएगा, अगर वो ट्रैक ऑक्यूपाइड है तो टाइम डिले के साथ तो क्लियर होगा रूट उसका। और अगर मान लो ट्रैक की लंबाई वहां पे सफिशियंट नहीं है या ट्रैक सर्किट नहीं है तो वहां पे अपन डेड अप्रोच लॉकिंग प्रोवाइड करते हैं, वो दो मतलब 2 मिनट का उसमें टाइम डिले रहता है। तो जब भी सिग्नल आप नॉर्मल करोगे तो उसका रूट जो है वो 2 मिनट के टाइम डिले के बाद ही रिलीज होगा, तो इसको बोलते हैं अप्रोच लॉकिंग। एक होती है बैक लॉकिंग। बैक लॉकिंग क्या होता है कि जब आपकी सिग्नल को क्रॉस करके गाड़ी आगे चली गई तो पीछे वाला रूट, यानी गाड़ी उसके ऊपर चल रही हो उस समय सिग्नल तो आपका ऑन हो चुका है, तो रूट अल्टर ना हो उसको रोकने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसको अपन बोलते हैं बैक लॉकिंग, जिसको पहले लॉक बार के द्वारा इंश्योर किया जाता था, आज की डेट में अपन ट्रैक सर्किट के द्वारा इंश्योर करते हैं। फिर एक आपकी आती है ट्रैक लॉकिंग। तो आपका पहले क्या होता था, मैकेनिकल पॉइंट होते थे तो उसके ऊपर लॉक करने के लिए लॉक बार होती थी। तो गाड़ी का व्हील जब लॉक बार के ऊपर होता था तो पॉइंट की पोजीशन, जब गाड़ी उस पॉइंट के ऊपर है तो उसकी पोजीशन को आप चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड जो पॉइंट आए उसमें ये व्यवस्था नहीं होती है। तो उस दौरान इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पॉइंट के ऊपर अगर गाड़ी खड़ी है तो उसकी पोजीशन चेंज न हो, उसको रोकने के लिए जो व्यवस्था लगाते हैं उसको अपन बोलते हैं ट्रैक लॉकिंग। यानी अगर ट्रैक सर्किट उस पॉइंट जोन का अगर ड्रॉप है तो पॉइंट को ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर इमरजेंसी में करना होता है तो स्टेशन मास्टर वेरीफाइड करता है कि वहां पे कोई गाड़ी खड़ी नहीं है, तो उसको अपन अलग से एक व्यवस्था प्रोवाइड करते हैं जिसको अपन बोलते हैं इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन, जिसके अंदर वो इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन के लिए जो बटन दिया है जिसको अपन ईबीपीयू के नाम से जानते हैं, वहां से वो कमांड देकर के उस पॉइंट को ऑपरेट कर सकता है। और ये सीलिंग अरेंजमेंट के साथ होता है।
तो ये आपका बैक लॉकिंग, अप्रोच लॉकिंग, ट्रैक लॉकिंग क्लियर हुआ। तो ये थोड़ा था, इसमें आपको बताने की कोशिश की है। कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? अर्थ के लिए मैंने बताया था, इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके लिए अर्थ की वैल्यू 10 ओम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक जितने भी लग रहे हैं आज की डेट में उनके लिए अर्थ की वैल्यू 1 ओम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक आपका आता है रिंग अर्थ, या मेंटेनेंस फ्री अर्थ बोलते हैं। एक्चुअल में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे हैं वहां पे भी रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन आ गई है, वहां पे आपको रिंग अर्थ प्रोवाइड करना है, और वो रिंग अर्थ की वैल्यू जो 1 ओम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये पैरेलल में होता है एक्चुअल में। और यहाँ पर मिनिमम जो है वो आप एससीएम में जाना, उसमें मिनिमम जो दे रखे हैं वो 3 अर्थ दे रखे हैं। बाकी आवश्यकता अनुसार 4, 5, 6, 7, 8 जो भी है वो लगाए जा सकते हैं। तो ये आपका 19 नंबर थोड़ा चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा आप इसमें देखना, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। फिर एसओडी भी मिल जाएगा आपका, तो अलग अलग दूरी के लिए है। तो इसमें आपको जो बता दूं मैं, मोटा मोटा जो पूछा जाता है, ये 10 नंबर 11 नंबर का एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, बिलो रेल लेवल अप टू फॉर्मेशन लेवल ऑफ द ट्रैक ऑन स्ट्रेट एंड कर्व विथ रेडियस। तो उसमें कोई फिक्स स्ट्रक्चर आ रहा है, तो उसकी जो दूरी है वो 2725, इससे कम नहीं होना चाहिए। और एक आपका इसमें कहाँ गया, और ये सिग्नल पोस्ट अगर आ रहा है तो एक्चुअल में आरी नॉन आरी इसमें रहता है, मिनिमम जो डिस्टेंस है वो आपकी 2.36 रहेगी। इससे कम अगर आ रही है तो आपको रेड बैकग्राउंड करके उसके ऊपर व्हाइट कलर से लिखना रहेगा, और वो भी नियरेस्ट ट्रैक कहाँ से उसकी दूरी आ रही है वो आपको मेंशन करनी होती है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से वो मेजर की गई है। ऑटोमेटिक ब्लॉक तो आपको ऑटोमेटिक वाले ने बताई, वो पहले उसमें बता ही दिया था वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इसमें यह इंटर सिग्नल डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, वो आपकी 1 किलोमीटर दी गई है, अभी जो मैंने बताया था आपको, ये मार्कर के साथ रहेगा। ये डिस्टेंस कम हो सकती है, जो डिपेंड करेगा ग्रेडियंट पे और गेट पर। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि पिछला एस्पेक्ट ग्रीन जो है वो तब भी होगा जब वहां पर गाड़ी आगे जब गई है तो 3 किलोमीटर का सेक्शन खाली हो चुका है। अगर नहीं हो रहा है वहां पे, तो वहां पे पीछे का जो एस्पेक्ट है या तो कॉशन या अटेंशन ही शो करेगा। फिर आपका आता सर है ये रिले जो इंटरलॉकिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइम में ये रहता है, रिले रूम में अगर बात करें अपन, तो एक तो होता है सीटीआर, एक आपका होता है रिले रैक। तो मोटा मोटा पूछ सकते थे एक दीवार से दूरी बता दो, या आईपीएस रूम में आईपीएस की सेंटर, तो आपका जो चेकलिस्ट भरते हो उसमें ये आइटम देख लो, उसमें दिया रहता है। तो आपका जो पीछे की दीवार से 1.5 मीटर की दूरी रहती है इसमें, सीटीआर और आपके रिले रैक और इसका आपका आईपीएस के लिए। तो अप्रूव्ड ड्राइंग होती है, उसके हिसाब से आपको इंस्टॉलेशन कराना रहता है, और इंसुलेटेड होना चाहिए। रिंग अर्थ है जो पावर सप्लाई रूम आईपीएस रूम में जाएगा, और वहां से अपन बस बार के माध्यम से रिले रूम में लेके जाएंगे। यहाँ पर एक टाइम डिले का दे रखा है एक्चुअल में, ये सबका तो सबका 2 मिनट ही है। खाली कॉलिंग ऑन का मैंने आपको बताया था, वो आपका रिसेप्शन सिग्नल पे है तो 60 सेकंड रहेगा, और डिस्पैच पे है तो 0 रहेगा। गेट वाला भी मैंने आपको बता दिया, ये करेक्शन हो गया है, 180 से 200 तक है तो 60 मिनट, और 200 से ज्यादा है तो आपका 120 मिनट रहेगा।
तो ये गेट वाला आ सकता है क्योंकि ये करेक्शन के द्वारा चेंज हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रख लें। अब यहाँ पे कोडल लाइफ की बात आती है प्लग इन रिले की, तो एक्चुअल में प्लग इन टाइप की जो रिले होती है क्यू सीरीज की रिले, तो इसकी ओवरऑलिंग होती नहीं है। सीमेंस की रिले जो आती थी उसकी ओवरऑलिंग होता था। और यहाँ पर आपको क्यू सीरीज के लिए जब बात करेंगे तो कोडल लाइफ जो है वो या तो डिफेक्टिव होती तब बदली जाती है, या फिर आपका जो सिस्टम की जो कोडल लाइफ है उसके साथ इसको रिप्लेस किया जाता है। खाली आपकी जो अभी स्पेशल टाइप की रिले मैंने बताई थी, QL1, QSPA1, QTA2, फिर आपका QBCA1, इन सब की जो है वो 10 साल रहती है। 10 साल में आपको इसको रिप्लेस करना है। ये भी नया एक लेटर आया था, उसी में दिया था, पहले ये भी नहीं था एक्चुअल में, खाली QTA2 को छोड़ करके। अब वायरिंग के लिए तो कोई पूछेगा नहीं इतना। अगर मोटा मोटा पूछे तो ये कह सकते हैं कि अपन मेटल टू कार्बन में जो इंडोर वायरिंग करते हैं वो मल्टी स्टैंड वायर से करते हैं, और सीमेंस की जो वायरिंग होती है यानी मेटल टू मेटल की होती है वो सिंगल कोर कंडक्टर के साथ होती है। अब इसमें केबल की जो साइज है वो वेरी कर सकती है। अगर हाई करंट का सर्किट है जैसे पॉइंट का है तो 1 mm डाया का केबल रहेगा, और कम करंट का सर्किट है जैसे सिग्नलिंग का है या सिग्नल है रिले जो कम करंट वाली है तो वो 0.6 mm की रहेगी। और पैनल की जो रहती है इंटरनल वायरिंग वो आपकी 0.4 mm डाया से केबल से की जाती है। अभी एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर 400 रूट से ज्यादा है तो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड फायर सिस्टम जो है ना सप्रेशन के साथ वो लगा होना चाहिए, जिसको अफडास बोलते हैं। बाकी जगह ऑटोमेटिक 400 से कम है तो वहाँ पे आपका ऑटोमेटिक ये फायर अलार्म सिस्टम भी वहाँ पे लगा रहेगा। ये ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम अलोंग विद ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी आज की डेट में आता रहता है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। अब EI की बात करेंगे तो EI के अंदर देखो 3 तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। एक आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं, और एक होता है आपका मेंटेनेंस का, जिसके अंदर आपके मेंटेनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी आप करते हो। तो ये आपके अलग जो मेंटेनेंस का पीसी होता है उसमें इंस्टॉल होता है। बाकी आपका जो माइक्रोलॉक रैक रहता है तो उसके अंदर 2 सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं। तो मोटा मोटा अगर अपन समझें तो जैसे आपके कंप्यूटर में जैसे यूज किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको अपन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर ये डिसाइड करता है कि हार्डवेयर कैसे कम्युनिकेट करेगा, किस तरह की सेफ्टी लेवल होगी वहां पे। और एप्लीकेशन जो होता है वो आपके SIP बेस्ड होता है, स्टेशन स्पेसिफिक होता है, जो ये डिसाइड करता है कौन सा सिग्नल किस तरह से वहां पे आएगा, किस तरह की वहां पे सेफ्टी लेवल को इंश्योर किया गया है। तो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो आपका स्टेशन स्पेसिफिक है, और एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर जो होता है वो कॉमन होता है पर्टिकुलर एक EI के लिए। और मैंने अभी आपको बताया था ये एक्चुअल में ये डिसाइड करता है हार्डवेयर टू हार्डवेयर कैसे कम्युनिकेशन होगा और सेफ्टी का लेवल क्या रहेगा वहां। तो ये एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर में डिसाइड किया जाता है, और ये आपका यूनिक होता है, इसको साइट पे अल्टर नहीं कर सकते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को साइट पे आवश्यकता के अनुसार इसको चेंज किया जा सकता है। और ये आपका स्टेशन स्पेसिफिक होता है, नहीं SIP के ऊपर आधारित होता है, जिसको अपन बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसमें टेस्टिंग होती है वो 2 तरह की होती है, एक को बोलते हैं अपन फैट और एक को बोलते हैं सेट। फैट एक्चुअल में फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट कहलाता है फुल फॉर्म, जो पहले इनिशियल में फैक्ट्री लेवल पे होता था। आज की डेट में इसको जॉन या डिवीजन लेवल पे भी करने लग गए, लेकिन इसको स्टेशन पे नहीं करता है। अब इसमें फेट और सेट में फर्क क्या है, तो खाली सिंपल सा ये फर्क है, फेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट टाइप के जो इनपुट है कार्ड है वो लगाता नहीं हूँ, मैं खाली लॉजिक को टेस्ट करता हूँ। और सेट की मैं जब बात करूंगा तो वो बोलते हैं साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट, इसको साइट पे ही किया जाएगा। और साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट का मतलब होता है मैं इसको इनपुट कार्ड लगा करके और जो साइट के जो है पैरामीटर मैं वहां पे सिमुलेशन के द्वारा उसको देख करके इसको करता हूँ। जबकि फेट के अंदर मैं कंप्यूटर के द्वारा सीधे लॉजिक को ही टेस्ट करता हूँ, जिसके अंदर अपने इनपुट आउटपुट कार्ड नहीं लगे होते हैं। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस रहता है। तो एक तो बोलते हैं फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट, एक को बोलते हैं साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो और तीसरा एक सॉफ्टवेयर आता है जो मेंटेनेंस पीसी में होता है, जिसको अपन मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अब इस मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर में जो एक इंपॉर्टेंट आता है वो आपका ये रहता है चेकसम और CRC देखना रहता है। तो ये आपका एप्लीकेशन लॉजिक के अंदर जब आप कुछ बनाते हो तो एक्चुअल में इसमें प्रोग्रामिंग 2 तरह की होती है, हाई लेवल लो लेवल। तो मशीन लेवल की जब इसको कन्वर्ट करते हैं अपन जो डॉग फॉर्म में जो बनाते हैं, तो उस समय इसका जो टूल होता है जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है,
जिसको कंपाइलर बोला जाता है। वो कंपाइलर क्या करता है, जो डॉक फॉर्मेट है उसको मशीन लैंग्वेज में यानी 0 1 में कन्वर्ट करता है। तो उस समय सेफ्टी के लिए वहां पे कोड जनरेट करता है, वो यूनिक होता है। तो वो मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हो, और वो आपका एप्लीकेशन जो लॉजिक होता है उसके अंदर वो मेंशन होता है। तो जब भी अपन देखते हैं तो वो दोनों सेम होने चाहिए। तो ये चेकसम हो गया, फेट हो गया, सेट हो गया, और तो क्या रहेगा इसमें। बाकी डिफरेंट टाइप की रिले तो आपको रिले वाले पढ़ा देंगे, कितनी तरह की रिले होती हैं। इसमें आप एक ईसीआर का ट्रैक रिले का जरूर पैरामीटर पढ़ के चले जाना। ईसीआर का जो पिकअप करंट है वो 108 है, ड्रॉप अवे करंट 72 मिली एम्पियर रहेगा। QECX61 काम में ली जाती है ईसीआर में, ये थोड़ा सा आप देख लो। और कॉन्ट्रैक्ट कॉन्फ़िगरेशन 4 फ्रंट 4 बैक रहता है इसका। और R1 R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 10 वोल्ट रहता है। ये एक्चुअल में करंट सेंसिंग रिले रहती है एक्चुअल में। और एक आप इसमें पढ़ लो QT82 वाला। तो QT82 में भी दो तरह की है, एक आपकी QT82 आती है जिसका 1.4 वोल्टेज रहता है और 140 मिली एम्पियर। और एक आपकी QBCA1 आती है 1.75 और 175, ऐसे ही याद रख लो। 1.75 वोल्ट उसका वोल्टेज रहेगा, पिकअप वोल्टेज, और 175 उसका करंट रहेगा। और आपकी जो 350 मीटर तक की लंबाई तक का ट्रैक है वो QT82 से बनाते हैं, अगर लंबा है तो QB80 काम में लेते हैं उसमें। कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन 2 फ्रंट 2 बैक रहेगा। और मैक्सिमम जो लंबाई रहेगी वो 750 तक जाएगी, जब दोनों एंड पर रिले चौक के साथ लगी रहेगी, मतलब सॉरी दोनों एंड पे चौक लगी होगी। अगर एक एंड पे है तो फिर वो 660 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ट्रैक सर्किट वाले पढ़ाएंगे, वो बता देंगे आपको। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये हो सकता है कि आपका जब प्री कमिश्निंग चेकलिस्ट होती है, जब फेट करते हो तो क्या क्या मिनिमम डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो फेट के लिए जो डॉक्यूमेंट है उसमें एक तो आपका आता है SIP, सिलेक्शन टेबल, और वीडियो लेआउट या पैनल लेआउट। ये मिनिमम डॉक्यूमेंट है, बाकी तो अलग कुछ भी हो सकते हैं, ये आपके होने चाहिए। बाकी कोई इंस्टीट्यूशन इंस्टॉल कमीशन करते हैं तो उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा वो पूरी एक लिस्ट दे रखी है, ये तो कोई नहीं पूछेगा। आरी वाला अलग से चैप्टर है, वो आरी वाले आपकी एक क्लास होगी वो बता देंगे। एक थोड़ा पॉइंट का, और पॉइंट, IPS और EI, इसका मेंटेनेंस का शेड्यूल थोड़ा सा पढ़ लेना, एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं एक्चुअली वहां पे। ये मेंटेनेंस शेड्यूल का आपका एक अलग से पार्ट है इसमें। तो मोटा मोटा जो है आप जो है वो एक तो पॉइंट का देख लेना, क्वेश्चन आते रहते हैं उसमें से। और एक आपका जो है EI का है। बाकी तो दूसरी चीजें भी आती रहती है, लेकिन मोटा मोटा इनका जरूर रहता है। मेंटेनेंस शेड्यूल क्या क्या होता है, तो कितने दिन में वो देखते हैं, तो वो थोड़ा सा आप देख लेना। और मेंटेनेंस शेड्यूल पढ़ोगे तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पैरामीटर। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं जो बहुत हेल्प करते हैं आपके। मैकेनिकल सिग्नलिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, लीवर फ्रेम भी आप छोड़ दो, सीधा आप चले जाओ। वायर का भी जरूरत नहीं है, डिटेक्टर की जरूरत नहीं है, सिग्नल वाला आप देख सकते हो। सिग्नल में भी आपका जो पैरामीटर साइड से जो रहेगा वो जरूर देखें।
ये पैरामीटर आपके आगे करंट वोल्टेज का अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो कितना करंट लेता है बैरियर, एंड जनरेटर वाला नहीं आएगा। खाली आप ये देख लें 24 वोल्ट का गेट अपन काम में लेते हैं तो ये 4 एम्पियर से 7 एम्पियर तक रहता है इसमें, नॉर्मल में ये है। और रेटेड ऑब्स्ट्रक्शन अगर कुछ आता है तो 7 एम्पियर मैक्सिमम जाता है मतलब। ये बूम की रोड से क्लियरेंस दे दी, बूम ओपनिंग 85-90 डिग्री पे बूम बन जाएगा लो। और इसकी जो केबल टेस्टिंग करेंगे वो 100 वोल्ट के मेकर से करेंगे। मोटर का मोटर का इंसुलेशन जो है या केबल जो लोकल वायरिंग करेंगे ना गेट की, वो 100 वोल्ट के मेकर से करेंगे। केबल का मैंने आपको शेड्यूल बता ही दिया है। 500 वोल्ट के मेकर से करना है सिग्नलिंग का। क्वाड केबल इनिशियल में 500 में रहेगी और एक बार जब सर्किट उसमें लग गया तो 100 वोल्ट से करेंगे उसको फिर, क्वाड केबल के बारे में। आईपीएस में आपका जो इनपुट सप्लाई का जो रेंज है 170 से 275 रहेगा। ये डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला दे रखा है तो ये तो अभी आता नहीं है जनरली। खाली वोल्टेज आप देख लो और 50-60 पे जो रीडिंग रहती है ना वो आपके मैनुअल में मिल जाएगी, उसमें वो थोड़ा देख लेना। 50-60 और वो 105 107 ऐसा कुछ रहता है उसमें। इनपुट का दे देते हैं भाई, वो 175 से 275 के बीच में रहना चाहिए। ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपका रेल रेजिस्टेंस निकालने का और बेलास्ट रेजिस्टेंस निकालने का। बेलास्ट रेजिस्टेंस में पूछा जा सकता है सेक्शन में कितना है और स्टेशन सेक्शन में कितना है, तो 2 किलो ओम, नहीं 2 ओम पर किलोमीटर और 4 ओम पर किलोमीटर। यार्ड में 2 ओम है और ब्लॉक सेक्शन में 4 ओम पर किलोमीटर है। ये 97% ये पूछ सकते हैं ट्रैक सर्किट अगर है वहां पे तो लाइनर जो जीएफएन है वो 97% वहां पे मिनिमम होने चाहिए। और बेलास्ट का क्लियरेंस जो है रेल के बॉटम से 50 mm का होना चाहिए उसमें। ग्लूट जॉइंट टेस्ट करेंगे 100 वोल्ट के मेकर से। और इसकी जो वैल्यू आती है ड्राई कंडीशन में 25 मेगा ओम है और वेट कंडीशन में 3 किलो ओम से कम नहीं होना चाहिए। मतलब आपका ये मेंटेनेंस वाला पार्ट है ना, उसमें आपके पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसको एक बार देख लोगे ना तो एक इसमें से 3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 3 से 4 के बीच में। और एक आपके जो 6 करेक्शन स्लिप आई थी वो थोड़ा सा आप उसमें दो जरूर देख लें। एक वो ईएसपी का और एक वो एडीएसटी के जो पावर्स जो डेलीगेट किए थे, मतलब कितने कितने टाइम पीरियड में क्या इंस्पेक्शन शेड्यूल रहेगा, वो एक आधी क्वेश्चन उसमें से आ सकता है। एसआईपी वाला जो है वो एक बार आप देख लें। ब्लॉक में इतना कुछ है नहीं। ब्लॉक में एक चीज आती है बीपीएससी में, क्वाड के पैरामीटर जो आपके एक्सेल काउंटर में भी लागू होते हैं। तो एक्सेल काउंटर में क्वाड केबल है तो देखो आईआर आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो 10 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। और डीबी लॉस है वो आपका 30 डीबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए 2 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर। यस, ये रहा आपका जो है ना लूप रेजिस्टेंस
सॉरी लूप रेजिस्टेंस 56 ओम है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो आप देखते हो 10 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। और 2.5 किलो हर्ट्ज पे जब आप टर्न दोगे तो 30 डीबी से फुल लेंथ जो सेक्शन की लंबाई है उसमें 30 डीबी से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। और नियर एंड और फार एंड क्रॉस टॉक चेक करेंगे, वो 155 किलो हर्ट्ज है, यहाँ पे 150 लिखा है, तो 150 या 55 पे देखेंगे तो ये 55 डीबी और 65 डीबी से ज्यादा नहीं, बेटर मतलब उससे नहीं होना चाहिए। और 500 वोल्ट के मेकर से जब आप इंसुलेशन टेस्ट करोगे तो आईआर वो 10 मेगा ओम पर किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और सिग्नलिंग केबल के लिए जो मिनिमम है वो है 5 मेगा ओम पर किलोमीटर है। इससे कम है तो मतलब वो केबल खराब हो रही है, आप इसको बदल देना। तो ये पैरामीटर आप थोड़ा देख लेना। सिग्नल के वोल्टेज भी आप देख लेना, जो मेन सिग्नल के हैं वो रेंज जो दे रखी है 125 वोल्ट के प्लस माइनस 25% रहती है। कॉलिंग ऑन का है तो करंट ये ऑब्जेक्टिव टाइप में ये आ सकता है, तो ये पैरामीटर आप याद रख लेना। अगर आपकी दूरी जो है सिग्नल पोस्ट की 2.36 से कम है तो रेड बैकग्राउंड में व्हाइट अक्षर से उसके ऊपर वो डिस्टेंस लिखी रहेगी। और अगर नॉर्मल है 2.36 या उससे ज्यादा है तो ये आपकी व्हाइट बैकग्राउंड में काले अक्षर से लिखी रहेगी। सर इस दूरी को और कितना कम कर सकते हैं 2.36 को? वो आपको एक मैंने अभी एसओटी का एक इम्प्लांटेशन बताया था, उसमें ये देखा जाता है कि रेल के टॉप से आपकी वो जो आउटर एरिया जो आ रहा है ना ऑब्स्ट्रक्शन का, वो किस किस लेवल पे उतनी दूरी पे जा सकते हैं। वो एक टेबल जो अभी मैंने बताई थी आगे दे रखी थी, एसओडी जो आया था उसके अंदर वो मेंशन्ड है। एक्चुअल में 1905 पे अलग रहेगा, फिर उसके ऊपर जाओगे 236 उसमें अलग रहेगा। वो एक हाइट तक दे रखा है, उसमें पूरा एक टेबल है वो, उतना अपन कर सकते हैं अगर उसकी हाइट आपकी इक्विपमेंट की अगर उसके अंदर आ रही है तो। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन था, आपने बताया था वो सिग्नल एस्पेक्ट ग्रीन होने के लिए आगे जो दूरी है 3 3 किलोमीटर किलोमीटर क्लियर चाहिए। 3 3 है किलोमीटर कि 3.5? ठीक 3 किलोमीटर है। ठीक सर। मेरी जहां तक जानकारी, अगर कुछ होगा तो मैं अपडेट कर लूंगा, अगर चेंज आता है तो मैं पता करके देख लूंगा, बाकी मेरे हिसाब से वही है। ये पूछा जा सकता है आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग और ऑब्स्ट्रक्शन करंट में जो डिफरेंस है ना, 0.5 से कम है तो उसको बदल देना, ये 0.5 एम्पीयर से ज्यादा रहना चाहिए। तो ये भी पूछा जा सकता है। गियर असेंबलिंग में जो लुब्रिकेशन में जो काम में लेते हैं वो आपका एक्सल ऑयल है, 1628 उसका ग्रेडिंग रहेगा। पॉइंट मोटर का इंसुलेशन और इंटरनल वायरिंग का जो अपन इंसुलेशन टेस्ट करते हैं वो 100 वोल्ट के मेकर से करेंगे। और के रेक से जब अपन टेस्ट करते हैं नॉर्मल और रिवर्स तो भी वो भी 100 वोल्ट के मेकर से करेंगे, क्योंकि वहां पे वायर लगा हुआ है। फंक्शन जब कनेक्ट है तो अपन जिसको सीटीआर टेस्टिंग बोलते हैं वो 100 वोल्ट के मेकर से करते हैं। जब फंक्शन डिसकनेक्टेड होता है, खाली केबल टेस्टिंग करते हैं, तो 500 वोल्ट के मेकर से करते हैं। तो इस तरह से ये आपका एससीएम के बारे में था। तो मैंने बताने की कोशिश तो की आप लोगों को। तो इसके साथ ही अपन खत्म करें इसको। किसी को कुछ और पूछना है? सर सर ये पिछली एलसी बार गेट के लेक्चर पास, का सर ये पिछली बार एलसी लेक्चर गेट के का पास, वो मटेरियल पीपीटी ना, दिए थे जो। पीपीटी ना, पीपीटी और पेपर में एक हाँ काम करता हूँ, क्या ग्रुप में मैं हूं नहीं तो मैंने शेयर किया नहीं। मैं एक काम करता हूँ, सुनील जी जो है वहां पे या विप्लव जी जो है, मैं उनको दे देता हूँ, तो वो आपको वो पीपीटी भी दे देंगे। और ये क्या बोलते हैं, जो पुराने पेपर की बात हुई थी अपनी, वो पेपर भी मैं उसमें डाल देता हूँ, है ना? या आप मेरे हाँ, को हाई और लिख भी के डाल कोई दो अगर ग्रुप में, तो मैं विजिट। डायरेक्ट डाल दूं या उनको दे दूंगा वो डाल देंगे, आपके सुनील जी सर डाल देंगे। सर ठीक है। एलसी गेट से जो पॉइंट दूर रहता है, जो 25 मीटर बताया, वो कहाँ से अपने लेते हैं सर मेजर? किसका? कैसे कहाँ से करते हैं? एलसी गेट के पास जो पॉइंट रहता है ना सर, हाँ, तो वो 25 ऐसी मीटर, जैसे ऐसी 25 मीटर है। स्टोक रेल जॉइंट, जो जॉइंट आता है ना एसआरजे, जो स्टोक आपकी जो पॉइंट है वो मेन रेल से जहाँ हाँ कनेक्ट होगी आगे, जो एक नंबर स्लीपर नहीं आता, 001 जो बोलते हैं, एससीजे जो बोलते हैं, हाँ स्टो हाँ हाँ। एससीजे क्या, सॉरी एसआरजे, स्टोक रेल हम्म जॉइंट, हम्म हम्म। वहां से 25 मीटर।
वहां से 25 मीटर। ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये जो भी चेंजेस आते हैं IRSEM में, हाँ तो हाँ। कई कभार अभी कभी क्या ट्रेनिंग में होते हैं तब पता चलता है, या ये अभी जो ट्रेनिंग चल रही इसमें पता चलता है? अभी इसमें तो कोई पता ही नहीं चलता। नहीं नहीं, आप एक काम करो, डायरेक्टरेट सिग्नल है वो गूगल पे भी खुल जाती है। आप जैसे अभी देखो मैं ये ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रेलवे के नेटवर्क पे नहीं हूँ, ये देखो गूगल पे आप जाओगे तो यहाँ पे ये आपका डायरेक्टरेट सिग्नल ओपन कर दो आप, ये जैसे ये यहाँ पे गए आप, ये डाल दो डायरेक्टरेट, जैसे मैंने डाला डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। तो इसको जैसे ही करोगे तो यहाँ पे देखो ये सिग्नल लिखा हुआ है indianrailway.gov.in, आप इसको क्लिक कर लो। ये जरूरी नहीं रेल नेट होना ही चाहिए, आप कहीं पे भी इसको देख सकते हो। इसमें देखो आपका ये सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल है, आप इसमें चले जाओ तो इसके अंदर यहाँ पे करेक्शन स्लिप आएगी आपकी नीचे, कहाँ पे गई, ये रही, ये पूरा मैनुअल इसके अंदर आ जाएगा आपका। ये नीचे देखो लास्ट में दे रखा है करेक्शन स्लिप, तो जितनी भी करेक्शन स्लिप है अभी तक 6 वो इसमें आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी। ओके और, सर, ठीक है और सर। दूसरा आपका इसमें जो पॉलिसी है, जो अपने बोर्ड जो चेंज करता रहता है ना पैरामीटर या है, वो आप इसमें चले जाओ पॉलिसी और लेटर में, तो आप इसको ओपन करोगे तो ईयर वाइज आपको मिल जाएगा, और उसमें आपको ज्यादा पुराना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 22, 23, 24 के 3 साल के लेटर पढ़ लो, बहुत है। ये जो दे रखे ना लेटर, क्या क्या हुआ, किसमें क्या करना है, सब इसमें मिलेंगे आपको। तो ओके सर, 22, थैंक यू। 23, 24 सफिशियंट है, इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, पीछे वाले सब पुराने हो जाते हैं, खत्म कहानी। ठीक एग्जाम है में सर। क्वेश्चन देता है वो, देखो जो बनाता है ना पेपर सेटर, वो भी लेटेस्ट पॉलिसी में क्या चेंज हुआ वही बनाता है। तो 23 और 24 मैक्सिमम इसी में मिलेंगे आपको, जो भी क्वेश्चन अगर चेंज पॉलिसी का देगा तो। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अभी एक देखो, एक चीज आपको ये भी पूछ सकते हैं, अभी आपने देखा होगा, मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ। अभी 2 एप्लीकेशन डिजाइन की, एक तो एसएमएमएस का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो ये सिग्नलिंग मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम आप लोग करवा ही रहे होंगे एसएमएस की एंट्री, तो ये देख लो इसको किसने डेवलप किया, क्रिस ने किया है। पर्पज क्या है, वही मेंटेनेंस शेड्यूल को ऑनलाइन करना। एक अभी एक नया और आया IROMS, इसको बोलते हैं इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट सर्विस। तो इसके अंदर भी अभी रोलिंग ब्लॉक को डाला, फिर आने वाले टाइम में इसमें केबल टेस्टिंग का और जितने भी मेंटेनेंस के वर्क होते हैं ना अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो सारे इसी एक पोर्टल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो ये पूछ सकते हैं IROMS क्या है, जैसे मैंने बताया ना RDPMS क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इस तरह की ये चीजें आ सकती है, तो आप थोड़ा सा इनका देख लें, इनका फुल फॉर्म क्या है। SMMS का फुल फॉर्म क्या है पूछा जा सकता है, तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है। ओके सर। ओके, बाकी आप वो क्या है, और मैं कोई उनको क्लास लेंगे सर आपके? है, और कोई क्लास लेंगे सर इसमें जैसे वो देखो बात होगी, और एक्चुअल में क्या है कि अभी ट्रेनिंग में? आज भी क्या सैटरडे में सुबह हाफ पहले लेने वाला था, सुनील जी सर को मैंने बोला भैया कि अभी तो एक मीटिंग रख दी है, तो अभी तो 11 बजे वाली तो नहीं हो पाएगी, तो वो शायद रीशेड्यूल इन लोगों ने कर ली थी पहले से ही। तो लंच के बाद बोला था, मैंने कहा ठीक है लंच के बाद तो मैं कर लूंगा, तो अगर कुछ होगा तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो क्या है कि सैटरडे संडे कभी भी फ्री हो तो अगर कुछ लगता है तो अपन ले सकते हैं। ये देखो मेरे पास एक पेपर पड़ा है, ये LDC जो है ना, मैं आपको खोल रहा हूँ, पुराने पेपर मेरे पास सोल्ड पड़े हैं यहाँ पे, तो आपको 2-3 साल के तो मिल जाएंगे शायद इसमें। ठीक है, मैं शर्मा जी को दे दूंगा, वो आपके उसमें ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है ना। ये है ठीक है सर। पुराने जो है इस्टेब्लिशमेंट के है, सदर्न ओके रेलवे सर। के। चलो ओके, और कुछ? तो क्लास अपन यहीं पे एंड करें फिर। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। ओके, थैंक थैंक यू। यू ये मैं एक सर। काम करता हूँ, थैंक आपको यू ये सर। गूगल की जो लिंक है ना वही दे देता हूँ, थैंक यू सर। तो आप इसमें से ले लेना राजभाषा और जो भी चाहिए। थैंक यू। तो आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। किसी को कुछ डाउट हो तो फोन नंबर दे ही रखा है, तो आप मैसेज डाल दो, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। सुनील जी हैं क्या वहाँ पे? विप्लव जी, जी सुनील जी, सर। HTTC SBI से। हाँ जी, हाँ जी। और कैसे हो, बताइए साहब। कैसे हैं? बस फाइन फाइन। फाइन फाइन, चलो बढ़िया है।
बढ़िया। आपके शॉर्ट नोटिस पे लेने की कोशिश की यार, पीपीटी तो बना नहीं पाए, तो इसी को खोल के मैंने कहा चलो डिस्क्राइब करते हैं क्या क्या रहता है। बढ़िया, बढ़िया। ठीक है, थैंक यू। फिर भी कुछ भी कमी पेशी रहेगी तो देखेंगे, इम्प्रूव करेंगे, अगली बार बना के रखेंगे इसका। चलो ठीक है, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। चलिए, थैंक यू।